जो टीचर थे वो कहते थे डिसलेक्सिया तो कभी ख़त्म होता ही नहीं है। फिर दूसरा चांस जब आया जब मेरे फादर को बाउल कैंसर हुआ, and there are around 7 of you around which are at different dimensions. So if you are healing and you are thinking that I'm going to heal, so that person who is in another dimension is already healed. Wow. And that's why you believe that. अच्छा, cases like autism, ADHD, speech delay, learning disorders ये सब बहुत बढ़ रहा है बच्चों में, इसका क्या कारण? No structure of a child's life. Second, they're not going out. ब्रेन फॉग का रीजन क्या, वो फ्रीज मोड में चला जा रहा है ब्रेन, वो है? सेरोटोनिन लेवल्स जो हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगते हैं, तो आप जो है थिंकिंग मोड में चले जाते हैं विदाउट, इट्स बिकम्स लाइक ऑलमोस्ट आपका ब्रेन ब्लैंक हो गया है. इट हैपेंस टू मोस्टली चिल्ड्रन. दिस वे एक्सपोजिंग आवर चिल्ड्रन टू स्क्रीन्स, एक्सपोजिंग आवर चिल्ड्रन टू रेडिएशंस, हम डैमेज कर रहे हैं क्या अपने बच्चों का फ्यूचर? ऑब्वियसली 25 के अंदर एक बच्चा ऐसा होता था कि जहाँ पे उसको कोई न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट होता था. नाउ 5 के अंदर एक. ओ 25 में एक? हाँ, से 5 में एक. 20%, मतलब 20% people are now like that slave mentality which comes into practice straight away कि हाँ भाई इनको सोचने का हम वक्त ही नहीं देते हैं. एक ही नस है वो जो पूरी स्पाइन के थ्रू पूरा आपका एक, अगर उसको मैं स्टिम्युलेट करूँ आपको मैं कोमा से भी बाहर निकाल सकती हूँ. और आप मुझे ज़रूर याद करेंगे अगर कभी ऐसा मौका आप लोग को मिला तो आप उसका रिजल्ट जो है तुरंत देखें. आप देखना कि हम साड़ी, इंडियन कल्चर के अंदर साड़ी क्यों पहनते थे या धोती क्यों पहनते थे? Kama Sutra to get knowledge about these things. Yes. What is the best time to conceive, and so this is a wonderful, this is an eye opener I would say. कैप्सूल जब भी खरीदने जाएं तो देखें भैया कैप्सूल बना किस चीज़ का है, पेट में जाके हजम भी होगा कि वो मतलब पेट कैसी की तैसी कर देने वाला है. आज की सबसे बड़ी मेरे लिए जो टेक अवे है इस कॉन्वर्सेशन में इज दिस, एन आई ओपनर ऑलरेडी. क्या बात, ये लिख लीजिए आप लोग, सब लोग, मैं भी लिख रहा हूँ. 61, तो जितना भी पेन है वो सिर्फ 61 डेज ही होगा. Malnutrition doesn't just happen with poor people. Malnutrition is happening with rich people because they're not having enough carbs. See, data and statistics, I don't believe in numbers. Everything is pressure. ये अंधेरे में जो आप मेडिटेशन करेंगे और दिन में आप मेडिटेशन करेंगे, उस दोनों का इफेक्ट बहुत अलग अलग होता है नर्वस सिस्टम के ऊपर. आजकल स्ट्रेस, एंजाइटी, इंसोम्निया यानी कि न सो पाना, लैक ऑफ फोकस, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, ये बड़ी फैंसी बीमारियां लगती हैं सुनने में, पर सबकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं. लेकिन सबसे ज़्यादा जो इग्नोर होता है वो है हमारा ब्रेन और हमारा नर्वस सिस्टम. मैं नर्वस सिस्टम को लेकर थोड़ा सा अवेयर हूँ क्योंकि मैं अपनी कम्युनिकेशन को नर्वस सिस्टम से, कम्युनिकेशन स्किल्स को जो मैं पढ़ाता हूँ, मैं नर्वस सिस्टम से जोड़ने की कोशिश करता हूँ. पर जनरली लोग नर्वस सिस्टम और ब्रेन की तो बात ही नहीं करते. बच्चों से लेकर अडल्ट्स तक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स धीरे धीरे बढ़ रही हैं. मोबाइल एडिक्शन, अटेंशन स्पैन का गिरना, लर्निंग इश्यूज़, और हम सब इसे नॉर्मल समझने लगे हैं जबकि ये नॉर्मल नहीं है. ऐसे टाइम में ज़रूरत है एक ऐसी हीलिंग अप्रोच की जो सिर्फ सिम्टम्स को नहीं बल्कि रूट कॉज को समझे और बॉडी के नेचुरल हीलिंग सिस्टम को एक्टिवेट करे. हमारे साथ आज हैं डॉक्टर निशी भट्ट. डॉक्टर निशी लंदन में रेज्ड हुई और इंडिया और यूके दोनों जगह प्रैक्टिस करती हैं. तो जो पश्चिमी पद्धति और हमारी ईस्टर्न जो प्रैक्टिस है मेडिसिन की, उसको कंबाइन करके एक होलिस्टिक न्यूरो हीलिंग का एक नया पर्सपेक्टिव दे रही हैं. उनका काम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रिकग्नाइज हो चुका है. उन्हें G20 डिसेबिलिटी एंड इक्वालिटी राइट्स रिप्रेजेंटेशन के लिए सिलेक्ट किया गया. उन्हें अटल अवार्ड से सम्मानित किया गया और ये ख़त्म नहीं है, ह्यूमन राइट्स कमीशन और WHO की तरफ से ऑनररी डॉक्टरेट भी मिल चुकी है. ओरिएंटल मेडिसिन, एक्यूपंक्चर, साइकोलॉजी और न्यूट्रिशन के पावरफुल ब्लेंड के साथ वो हर पेशेंट के लिए पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट डिज़ाइन करती हैं क्योंकि उनका मानना है हर बॉडी और हर ब्रेन आपकी फिंगरप्रिंट्स की तरह अलग होता है. आज की ये जो बातचीत, आज का जो संवाद है,
वो आपकी हेल्थ को समझने और देखने का नज़रिया बदल सकता है। डॉक्टर निशी, मुझसे दोबारा मिलने के लिए और हमसे संवाद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू मीट यू। Pleasure is all mine. थैंक यू, थैंक यू। ये लंदन, कहाँ कहाँ दुनिया भर घूम के हिंदुस्तान, मतलब ये कॉन्शियस डिसीजन था, ये थोड़ा सा जर्नी अपनी आप बताइए हमको। So I started my journey with nursing. नर्सिंग, ओके। Yes, so nursing मैंने किया. Then there And was this a was in very- UK, London. In UK, In in London. London itself. And then I went into occupational therapy. उसमें भी मुझे बहुत कुछ चीज़ें जो है अनकही सी ऐसा लगा कि वो पूरा कवर नहीं कर रहा है। मतलब मैं बॉडी के बारे में बायोलॉजिकली तो सीख रही हूँ, मैं केमिकल्स, केमिस्ट्री, एवरीथिंग इज़ मैं लर्न कर रही हूँ, साइंटिफिक नॉलेज विच इज़ द फैक्ट्स, वो सब लर्न कर रही हूँ। फिर जब ऑक्यूपेशनल थेरेपी की तो सेंसरी एजुकेशन हुआ कि हाँ पे हमारा बॉडी किस तरीके से हैबिट्स के साथ साथ और हमारे एनवायरनमेंट के साथ साथ किस तरीके से हमारा बॉडी रिएक्ट करता है, तो वो मैंने सीखा। पर देयर वाज स्टिल समथिंग जो मुझे अधूरा सा लगा। यू नो व्हेन यू आर, मैं जब नर्सिंग में थी तब मुझे पता चला कि मुझे थोड़ा सा डिसलेक्सिया है, ओह गॉड, ओके। जो मुझे पहले पता नहीं था। एंड ऑब्वियसली लाइक एवरी इंडियन हाउस होल्ड, जब बच्चा नहीं कुछ कर पाता है तो दे ऑलवेज थिंक दैट ओके देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग, सम प्रॉब्लम। मतलब वो ध्यान नहीं दे रही है या वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं। एंड देन व्हेन द टेस्ट गेट्स डन, योर पेरेंट्स रियलाइज ओके यू नो इट वाज समथिंग मोर देन जस्ट दैट। तो आई वॉज इन द डिस्कवरी ऑफ माई सेल्फ कि ये डिसलेक्सिया को मैं कैसे ख़त्म करूँ या किस तरीके से मेरा फोकस मैं बढ़ाऊँ। एंड देन आई केम अक्रॉस विथ योगा। अच्छा। एंड योगा का मैंने देखा कि जितना मैं फोकस करती थी चीज़ों को, उतना मेरा डिसलेक्सिया मुझे अफेक्ट ही नहीं करता था। तो मेरे जो टीचर थे वो कहते थे डिसलेक्सिया तो कभी ख़त्म होता ही नहीं है, ये ऐसी चीज़ है, न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट है कि डिसलेक्सिया। उसके ऊपर ये तारे ज़मीन की एक मूवी बनी थी जी, जिस जी, पे जी, जी, बच्चा जी। कंसंट्रेट नहीं कर पाता एंड देन द फॉन्ट्स आर मूविंग। तो इतना ज़्यादा नहीं था मेरा, बट ये ज़रूर था कि आई कुड नॉट फोकस ऑन द वर्ड्स। नाउ व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग योगा, जहाँ पे फोकस ज़रूरी था तो वहाँ पे मेरा ब्रेथ वर्क जाता था। सो आई स्टार्टेड एनालिसिस, क्योंकि दिमाग पहले से ही वो साइंस बेस्ड था, तो हम हमेशा ये सोचते थे कि होता क्या है ना, ये ऐसे कैसे हो रहा है कि मैं जब ये प्रैक्टिस नहीं करती हूँ तो मेरा डिसलेक्सिया वापस आ जाता है, और जब मैं प्रैक्टिस करती हूँ तो मैं फोकस हो रहा है। So when I started doing that, it helped me to completely rewire my eyesight और brain दोनों, क्योंकि जहाँ पे आप देख रहे हैं वहाँ पे मुझे अब वो नहीं हो रहा है कि जहाँ पे मुझे फोकस हो रहा है तो वहाँ पे हाउ डू आई से हेजीनेस नहीं आ रही थी, इट वाज लाइक परफेक्ट। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज दैट ब्रेन जो है वो एनर्जी बेस्ड है। ब्रेन जो है देयर इज समथिंग एल्स दैट इज गोइंग ऑन इन द ब्रेन जो हमें अभी तक डिस्कवर हुआ नहीं है। दैट इज़ व्हाट इंट्रिग्ड मी, क्योंकि वो मेरे केस से रिलेटेड था, सेल्फ डिस्कवरी के अंदर। फिर दूसरा चांस जब आया, जब मेरे फादर को बाउल कैंसर हुआ। अच्छा। एंड इट वाज द फर्स्ट स्टेज ऑफ बाउल कैंसर एंड वी स्टार्टेड गिविंग हिम, एक तो हमने उनको अलग अलग वॉइस नोट्स होते हैं जो वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं, वैसे ही मैंने पढ़ा था, तो आई स्टार्टेड गिविंग हिम दैट फ्रीक्वेंसीज एंड साथ साथ में द स्पेशलाइज्ड डाइट एंड एवरीथिंग एल्स वाज put into practice. Now when that happened, his body started healing faster, and he only had one chemo, that's it, and it was cleared, and with God's grace, you know, everything, abhi unko almost 15-20 years ho gaye and the cancer hasn't come back.
सो ये सारी चीज़ें जो होती है उसमें से ही हमें पता चला कि नेचुरल की तरफ अगर हम जाते हैं तो हमारा बॉडी ही खुद एफर्ट डालता है उसको करेक्ट करने के लिए. वी डोंट नीड केमिकल्स एज सच, बिकॉज डिसलेक्सिया के लिए तो कोई दवाइयाँ ही नहीं है. कैंसर के लिए है कि हाँ भाई चलो कीमो का दे, बट इन कीमो इट वाइप्स अवे एवरीथिंग. सो योर स्लेट इज अगेन completely in a danger zone because you have your immunity going down to zero. So now your immunity also has to increase. दोनों साथ साथ में हो रहा है, जहाँ पे हीलिंग भी हो रही है, इम्यूनिटी ही उसको हील कर रहा है. So when I see my father that way, he's right now he's 76. And 76 with no disease. So I would say that जो उन्होंने कीमो लिया प्लस उन्होंने जो ये फ्रीक्वेंसी बेस्ड थेरेपीज़ जो हमने घर पे की, प्लस उन्होंने चैंटिंग किया, वाइब्रेशंस का जो अफेक्ट होता है वो भी हमें दिखाई दिया. एंड ही स्टिल डज इट. सो आई थिंक दैट प्रूव्स दैट हमारी दुनिया में हम जो देखते हैं उससे कई ज़्यादा है. True. बहुत सारी आई वुड से दैट देर आर सो मैनी एंगुलर्स ऑफ एनर्जी दैट आर अराउंड अस कि हमें पता ही नहीं है. जैसे जो स्ट्रिंग थियरी है, स्ट्रिंग थियरी, द मोर आई कम टू नो अबाउट हेल्थ, द एनवायरनमेंट, द एपिजेनेटिक, द DNA फंक्शन, उसके अंदर मैं और भी घुसे जा रही हूँ. आई वुड से दैट आई एम गेटिंग मोर इंटरेस्टेड इन इट because string theory says that you are connected to every person and there are around 7 of you around which are at different dimensions. So what you believe just now and what you dream is already happening somewhere else with you. So if you are healing and you are thinking that I'm going to heal, so that person who is in another dimension is already healed. Wow. And that's why you believe that. So that is the whole purpose of string theory, which says कि हाँ ये we are all interlinked to our own self, the past, future, the present. We are all kind of interlinked in one. ये जो आपके फादर का जो केस हुआ, was it the first case which where you experienced the power of neurological healing or healing through vibrations? See, मैं ये मानती हूँ कि जब चीज़ें पास वालों को होती है जिससे हम प्यार करते हैं, obviously my father is my hero. For every female, every daughter that is growing, it's a hero. तो जब हीरो को आप वीक देखते हैं ना, तो वो चीज़ एहसास होती है कि नहीं, इसको तो हील करना ही है, क्योंकि मेरा हीरो कैसे ऐसे हो सकता है, मेरा हीरो कभी वीक नहीं हो सकता है, So when it is your close family, when it is the person you love, you are more telepathically connected to that person. So what he's feeling, what she's feeling, or whoever you are connected with, जब उसके अंदर वो एहसास होता है, वो आपको भी एहसास होता है. Right. And that's why for me that is more prominent. हाँ, आप आजू बाजू देखते हैं लोगों को, जैसे I used to work with dementia patient. And I used to work with, kids who have autism and all those things. But in certain medical practices, what happens is that they tell you not to get emotionally entangled with your subject, whoever it is. So what happens, you're learning that way कि हाँ भाई यार इनके साथ connect नहीं होना है. Let me give my services, let me do my सेवा, but I cannot be connected with that person. पर जब आपके फादर होते हैं या आपके हस्बैंड होते हैं, आपके ब्रदर होते हैं जिनसे आप कनेक्टेड हैं, तो it will be very difficult for you to not get emotional. That's why you can't operate your own parents or your own relative or your own wife and husbands. That's why it is legally you can't do it. क्योंकि इमोशंस जहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं वहाँ पे या तो आप बहुत ही गहराई में चले जाते हैं या तो आप कुछ कर नहीं पाते हैं. 70% of the kids are living under neurological stress. ये data है. Is that true? See, data and statistics, I don't believe in numbers. But जो आज मैं अपने आजू बाजू देखती हूँ उसको देख के जरूर लगता है कि हाँ, there is some addiction that is going on. And what is this neurological stress? What are the symptoms और है क्या exactly और क्यों हो रहा है ये? न्यूरोलॉजिकल स्ट्रेस जहाँ पे आपका नर्वस सिस्टम जो है
वो बहुत ज़्यादा पैनिकी हो जाता है. यू नो, व्हेन द प्रेशर इज मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड. तो और वो प्रेशर कुछ भी हो सकता है. प्रेशर कैन बी द प्रेशर क्रिएटेड थ्रू वॉचिंग रील्स ऑन सोशल मीडिया. एवरीथिंग इज प्रेशर. जैसे आप मानो यहाँ पे बैठे हैं, there is studio lights that are on your face, right? So that is already creating pressure to your eyes. It's creating stimulation in your brain. So if you say, अगर आपको मैं यही studio light के अंदर, if I ask you to sit for more than 2-3 hours, you will be completely drained. आपने किया कुछ नहीं है, आप बैठे ही हैं सिर्फ. But that light is creating that magnetic pull in your brain. So what happens is that there is a hyper ventilation which is happening through your nose because you are taking more oxygen, you're trying to take more oxygen, right? Then the light is also creating that pressure on the nervous system which is there, the optic nerve. अब वो ऑप्टिक नर्व जो है वो कनेक्टेड होता है ऑसिपिटल नर्व एंड पेरिटल नर्व, जहाँ पे वो स्टिमुलेशन डाल रहा है. नाउ जब वो स्टिमुलेशन आ रहा है, कांस्टेंट है, यू नो, सो व्हेन दैट कांस्टेंट इज क्यों दिन ईश्वर ने, मैं गॉड पे बिलीव करती हूँ, अगर मानो कि जहाँ पे सूरज जो है वो 24 आवर्स रहता है. In Russia there are places like that, there are many places in Europe like that where jahan pe there is constant sun. So you will see that there is no balance in life over there. The balance is when the sun sets and then the calmness comes when there is no light. तो ये सारी चीज़ें अंधेरे में जो आप मेडिटेशन करेंगे और दिन में आप मेडिटेशन करेंगे, उस दोनों का इफेक्ट बहुत अलग अलग होता है नर्वस सिस्टम के ऊपर. True. So yes, I mean there is lot of, मैं तो ये कहूँगी कि neurological stress is going to be the next big thing, and it is happening right now as we talk. And how does it reflect in your body? It is creating pressure, it's creating stress. So when it is stress, yes, okay. So cortisol levels जो होते हैं आपकी बॉडी के अंदर वो बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं. हर चीज़ जो हमारी बीमारियां हैं वो कॉर्टिसोल लेवल्स ना बैलेंस होने के कारण ही है. अच्छा, अंडरस्टूड. तो इस मोबाइल और स्क्रीन एडिक्शन ये एक न्यूरोलॉजिकल स्ट्रेस का कारण है. व्हाट इज इट्स इम्पैक्ट ऑन द ब्रेन? इज द सेम जैसे जो मैंने अभी स्टूडियो लाइट्स के बारे में अच्छा, बताया. इसमें क्या होता है, द वर्स्ट इन दिस केस इन सिनारियो इज इवन वर्स देन द लाइट्स वी आर सिटिंग इन राइट नाउ. अब ये लाइट्स होगी ऑलमोस्ट लाइक 100 वोल्टेज और समथिंग लाइक दैट, राइट? तो आप सोचो कि जो आपके स्क्रीन पे है उसको रेडिएशन भी है. लाइट्स में तो रेडिएशन नहीं है इतना ज़्यादा, बट द स्क्रीन हैज़ रेडिएशन. सो व्हेन यू आर टचिंग, आप सोचो यहाँ के सारे नर्व एंडिंग हमारे स्पाइन और ब्रेन के ऊपर है. Now you're constantly using your hands, your fingers, the tip of your fingers. So what happens is that addiction, क्योंकि उसको stimulation मिल रहा है. आप देखना कि आपका जो हाथ, right hand is supposed to be one of the most strongest dominant hand, पर आजकल क्या हो रहा है, right hand सबसे weak हो गया है. If you take right and left, yes, you will be able to do the activity, पर जो आप पुश कर सकते थे या जो आप पुल कर सकते थे वो लेफ्ट हैंड से ज़्यादा वीक हो गया. सो इफ़ समबडी, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि आप ना फ़ोन पकड़ के रखिए, मैं आपकी मुट्ठी नीचे करता हूँ. सो जो स्ट्रेंथ बिना मोबाइल का पकड़े हुए था उस बंदे के पास, उसके बदले अब वो फ़ोन रख रहा है तो वो तुरंत उसका हाथ जो है वीक हो रहा है. तो वो क्यों आ रहा है? वो ऑब्वियसली नर्वस सिस्टम वीक हो गया, आपका मसल ही वीक हो गया. So this way, exposing our children to screens, exposing our children to radiations, हम डैमेज कर रहे हैं क्या अपने बच्चों का फ्यूचर? Obviously, that's why we are getting see, पहले ये था कि 1 in 25 बच्चे के अंदर एक बच्चे को 25 के अंदर एक बच्चा ऐसा होता था कि जहाँ पे उसको कोई न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट होता था. नाउ 5 के अंदर एक. 25 में एक. हाँ. से
5। 5 में 20%, मतलब 20% पीपल आर नाउ हाँ, लाइक अभी दिस। तो ऑटिज्म स्टडी के अंदर ही इतना सारा नंबर्स बढ़ गए हैं कि सी दे हैवंट डन द लास्ट फ्रॉम लास्ट 11 years दे हैवंट डन एनी स्टैटिस्टिक्स, सेंसस हुए ही नहीं है। नाउ इफ वी स्टार्ट टेकिंग इन इंडिया इटसेल्फ, तो द नंबर ऑफ पेशेंट्स दैट आर इंक्रीजिंग फॉर न्यूरो डैमेज, इट्स अमेजिंग। देर इज़, अगर आपको ये पता करना है कि हुए हैं या नहीं, आप एक सिटी के अंदर कितने न्यूरो डॉक्टर्स बढ़े हैं या कितने न्यूरो हॉस्पिटल्स नए बने हैं, उससे जी। आपको पता चल बराबर। जाएगा। सो बच्चों का और अडल्ट्स का भी एक्चुअली अटेंशन स्पैन कम हो रहा है। हाँ, न्यूरोसाइंस, हाउ डज न्यूरोसाइंस एक्सप्लेन दिस? see that's what I'm saying, that there is an over neurological stress that is happening. One, हाँ। एक क्या हो रहा है कि जहाँ पे स्टिम्युलेशन मिल रहा है, ओवर स्टिम्युलेशन, यू नो द कॉर्टिसोल लेवल्स आर कॉन्स्टेंटली इन वर्क, सो वो क्या हो रहा है, वो अग्रेसिव बिहेवियर बन रहा है, that oh if I have to think, it is wrong, though I don't want to think. I don't want to think because there's a pressure, there's a stress. So what is easy? Okay, there is that slave mentality which comes into practice straight away कि हाँ भाई इनको सोचने का हम वक्त ही नहीं देते हैं. So that's why there is this 20-second, 30-second shoot that okay, we don't want that person to think. So when that person starts thinking, वो stress आ जाता है. True. That's why a lot of the new European law which is there, that okay, after 18 or after 16 जो they will be allowed to use the phone, ये इसी वजह से है because the parents and the children both, they're not having that innovative mindset. एक झुंड की तरह वो काम करने लगेंगे. So there is that thing which is कि अगर न्यूरोलॉजिकल प्रेशर हम क्रिएट करते हैं किसी के ऊपर, तो वो दूसरे जो स्ट्रेस है वो या दूसरा जो आंसर हो सकता है, इनोवेटिव माइंड हो सकता है, वो नहीं होगा. सो वी हैव टू थिंक हु आर वी सर्विंग. अच्छा, ये जो बच्चे आजकल स्पोर्ट्स में नहीं फोकस कर पा रहे हैं, पढ़ाई में नहीं फोकस कर पा रहे हैं, स्टडीज़ या किसी भी चीज़ में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये क्या आलस है, लेजीनेस और न्यूरोलॉजिकल वायरिंग? Neurological. See, another thing is nutrition. Nutrition and Nutrition. So, do you attribute it to the parenting also? There are a lot of parenting mistakes being committed. Parents, I don't think parents are given any book to how to be a good parent, right? I mean, everybody. There should be an exam before you decide to conceive. There should be an exam, and I'm Yes. saying this with all seriousness. Yes. Even before you get to marry someone, there should be an exam. You're qualified to marry someone or not. And See, same. एक अभी before I came here, I'm giving a treatment to a child. Now उसमें क्या है कि मैं जब भी मैं एक थेरेपी बनाती हूँ तो मैं टाइमिंग देती हूँ कि यू नो ये ट्रीटमेंट ये टाइम पे और ये टाइम पे होना चाहिए. Now the mother and the parents are completely, I mean the father is completely dedicated, that's why they're coming to my clinic. But जब मैंने उसे पूछा कि are you giving the treatment, she's like, ma'am, I'm only able to give once. क्यों? मैंने भी पूछा क्यों, हाँ. तो वो बोलते मेरे से होता ही नहीं है. मैंने बोला कैसे, तो बोलते कि आई डोंट नो, आई वेक अप इन द मॉर्निंग एंड आई जस्ट स्टार्ट डूइंग थिंग्स हे वाई, और फिर मैंने अपने आप को स्ट्रक्चर ही नहीं किया. और वो बच्चा है, उसके ऊपर प्रेशर जा रहा है कि वो परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा है. बट जहाँ पे जो न्यूट्रिशन जाना चाहिए, जो खाना जाना चाहिए, जो मैंने बना के दिया है, जो मैंने थेरेपी बना के दी है, अब मानो कि मैंने 3 बार दी है, और वो भी पर्टिकुलर टाइमिंग हम देते हैं बिकॉज दोज टाइमिंग्स आर वेयर आई नो कि कौन से ऑर्गन पे वो काम करना है. अब नाउ द पेरेंट्स डोंट फॉलो दैट बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम. हम सोचते हैं हमारा बॉडी कभी भी कुछ भी करता है, पर ये सही नहीं है. हमारा बॉडी भी
उसका एक पर्टिकुलर टाइम है। लिवर कब फंक्शन होता है, लिवर एनर्जी कब हाई होती है, किडनी एनर्जी कब हाई होती है, स्टमक एनर्जी कब हाई होती है, उसका सबका टाइम है। Now, if the parent are not able to cope, is because we never taught them the value of time. We taught everyone the value of money. But not the value. But सबसे ऊपर जो है वो है value of time. Now, if we are not able to know that value of time, वो बच्चा कैसे समझेगा कि time का क्या value है? अगर जैसे आपने बोला पेरेंट का है, अब नाउ देयर इज अ सर्कल ना, चेन है। क्या उनके पेरेंट ने उनको सिखाया कि क्या करना चाहिए, स्ट्रक्चर कैसे बनाना चाहिए, किस तरीके से। अब जैसे आप बुजुर्ग देखेंगे जो 96, 97 या उससे भी ज़्यादा लंबी उम्र के हैं, जो हेल्दी है, तो एक चीज़ बहुत ही कॉमन निकली है, टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, टाइम का ही उन्होंने इम्पोर्टेंस बताया कि मेरी एक लाइफ बहुत रेगुलर रही है। आप देखना उनके बच्चे जो हैं वो हमेशा टाइम टू टाइम सब करेंगे, क्योंकि दे देमसेल्फ टॉट देम द वैल्यू ऑफ टाइम। एंड दिस ऑल दीज न्यूरोलॉजिकल स्ट्रेस जो आप देख रहे हैं, वो इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि हमने कभी टाइम का वैल्यू नहीं जाना। अच्छा, मुझे ये बताइए कुछ ऐसी कॉमन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो अडल्ट्स और बच्चों में देखने को मिलती हैं। See, one which is very prominent at the moment, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं brain fog. That is one which is there. Another one is addiction. Addiction to screen time, addiction to screens, addictions to a lot of other things like bad habits. ब्रेन फॉग का रीज़न क्या, वो फ्रीज मोड में चला जा रहा है ब्रेन, वो है वो जब अपना SNS एक्टिवेट हो जाता है, PNS एक्टिवेट हो, SNS एक्टिवेट होता है। Yes. So what happens is जहाँ पे सेरोटोनिन लेवल्स जो हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगते हैं, तो आप जो है थिंकिंग मोड में चले जाते हैं। विदाउट इट्स बिकम्स लाइक ऑलमोस्ट आपका ब्रेन ब्लैंक हो गया है। पीछे तो आपकी बहुत सारे एक्टिविटीज़ चल रही है, इंफॉर्मेशन चल रही है, बट व्हेन इट कम्स डाउन टू परफॉर्मिंग आपके हाथ पैर फ्रीज हो जाते हैं। इट हैपन्स टू मोस्टली चिल्ड्रन। यहाँ पे मैंने देखा है कि जहाँ पे बच्चे बहुत होशियार होते हैं, सब कुछ आता होता है, एवरीथिंग इज़ प्रिपेयर्ड, पर जैसे ही वो लोग एग्ज़ाम के उसमें जाते हैं उनके हाथ पैर फ्रीज हो जाते हैं। सेम थिंग लाइक you are an amazing presenter, right? You know what to do on the stage, how to win the crowd, what to say. Now it will happen to some people कि उनको सब कुछ आता है, मुझे ऐसे क्राउड देखेंगे, you are preparing, everything is fine, but जैसे ही, और ये हर वक्त नहीं होता है, लोगों को ब्रेन फॉग हर वक्त नहीं होता है, अचानक से ऐसे होगा कि आप स्टेज पे जाओगे एंड यू डोंट रिमेंबर एनीथिंग यू हैव प्रिपेयर्ड। दैट इज कॉल्ड ब्रेन फॉग। और ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन। अरे ओके। जहाँ पे लिवर फंक्शन, जहाँ पे लिवर एनर्जी जो है, ची एनर्जी का डेफिशिएंसी आने लगती है, वहाँ पे ब्रेन और नर्वस सिस्टम हमेशा ढीले हो जाते हैं। It will, because liver energy, देखो, don't confuse when we are talking in oriental medicines, when we talking about liver energy, it does not always mean just organ. वहाँ से जो ऊर्जा निकलती है वो अलग अलग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स में जाती है। सो वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स के अंदर अगर वो स्टिमुलेंट जो है वो पूरी तरीके से बनता नहीं है। जैसे नाउ इफ आई वांट टू स्टे अवेक, आई विल हैव कॉफी, ब्लैक कॉफी। Why? Because it gives me that energy and it boosts that energy, and then there is channels which goes. Now when that channel is not getting stimulated, उसकी deficiency हो रही है, तो वो ब्रेन जो एकदम से शट डाउन हो जाएगा। बिकॉज एक तो ऑक्सीजन लेवल्स उसके कम हो गए, बिकॉज यू आर गेटिंग एनजाइटी के साथ साथ क्या हुआ कि आपका ब्रीदिंग जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो गया। ब्रीदिंग रिस्ट्रिक्ट हो गया तो हमारी पूरी जो एनर्जी सिस्टम चैनल्स हैं वो धीरे धीरे स्लो होने लगती है। और जब स्लो हो जाती है तो हमारा जो भी हमें आता है, जो कुछ भी आता है, वो पूरा एक बंद हो जाता है। हमारे सिस्टम के अंदर उसका कुछ भी अवेयरनेस ही नहीं रहता। एंड स्लोली अगर ब्रेन फॉग बहुत ज़्यादा होता जाता है फिर डिमेंशिया की तरफ वो चलता है।
और फिर अटेंशन प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, ADHD और ये सारे. ऑटिज्म इज़ ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ न्यूरोडाइवर्जेंट डिजीज़. इट्स लाइक नाउ इट इज़ नोन एज दिस डिजीज़, बट येस न्यूरोडाइवर्जेंट केसेस आर बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स. देखो न्यूरो के अंदर अंदर इंसोम्निया भी हम कह सकते हैं, स्लीप एपनिया है, पैरालिसिस है, पार्किंसंस है. इन चिल्ड्रन वी हैव एपिलेप्सीज एंड सीजर्स. अब ये भी गलत फहमी है कि एपिलेप्सी जो होती है कि बचपन से होती है, नहीं. बहुत सारा सीजर्स जो आते हैं वो आते हैं स्ट्रेस से रिलेटेड. सो इट कुड बी एनी फॉर्म ऑफ स्ट्रेस. क्रॉनिकल स्ट्रेस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द डिजीज़ दैट इज़ प्रैक्टिस्ड. फिर जो हम ब्रेन के अंदर अगर मानो कि कोई डैमेज हुआ है तो उसको हम लोग जो है अलग अलग कैटेगरीज आती है. जैसे वन इज़ HIE आता है, ठीक है, जिसके अंदर हाइपॉक्सिक इंजरी हम बोलते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन, ये कोविड के वक्त बहुत सारे लोगों को अफेक्ट किया था और अभी भी है जिनको लोगों को पता नहीं है. हाइपॉक्सिक इंजरी में अगेन दीज ब्रेन फॉग्स, अगेन दीज हार्ट अटैक्स, अगेन ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो आ रही है यंगस्टर्स के अंदर, इट इज़ ऑल इन द फॉर्म ऑफ हाइपॉक्सिक इंजरी जहाँ पे ऑक्सीजन पहुँचा नहीं है. अनदर वन विच वी कॉल अ सिवियर जेनेटिक डिसऑर्डर, जैसे हम कहेंगे कि जहाँ पे वेस्ट सिंड्रोम करके होता है ना. वेस्ट सिंड्रोम अगेन ऐसा सीजर्स आते हैं कि जहाँ पे 100 से 200 सीजर्स पर मिनट, ऑलमोस्ट 2 मिनट्स के अंदर इतने सारे सीजर्स आ जाते हैं आपके. So it is almost like a child would die if things didn't function that well. तो ये सोचो कि ये ही बीमारियाँ, हम लोग कहेंगे कि ये बीमारियाँ छोटी नहीं है, ये बेसिक फॉर्म में बीमारीज है. फिर इसको हम लोग और बढ़ते 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 जो है, देन इट कम्स डाउन टू ADHD, देन इट कम्स डाउन टू MND जहाँ पे न्यूरो डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाते हैं. एंड देन इट अफेक्ट्स योर DNA, देन इट अफेक्ट्स, फिर वो आपके बॉडी के अंदर घर कर गया. Any recovery stories that you want to share? Oh, I love to. Because the reason why I like talking about recovery is because people say कि neurological damage के बाद कभी भी बच्चा है या बड़ा है वो कभी हील नहीं हो सकता. पर हमारा बॉडी इतना अमेजिंग है कि जब मैं उसको डिस्कवर करना शुरू कर, दैट्स व्हाई आई से आई एम ऑलवेज अ लर्नर. बिकॉज जो बॉडी है वो मुझे इतना कुछ सिखाती है. जैसे हम लोग टो है, टो के अंदर हमारा एक नस है कि जो हार्ट की तरफ भी जाता है और ब्रेन की तरफ जाता है. वो पूरा स्पाइन एक ही नस है, वो जो पूरी स्पाइन के थ्रू पूरा आपका एक, अगर उसको मैं स्टिम्युलेट करूं तो आपको मैं कोमा से भी बाहर निकाल सकती हूँ अगर वो राइट टाइम पे. यहाँ पे अगर हम लोग ये वाली फिंगर, ये आपके BP से हार्ट से रिलेटेड है, ठीक है. नाउ देयर वाज दिस लेडी हुज BP, शी वाज 64 years old, and she went under the cardiac arrest, and her heart was coming down to like beating almost 100 to 100, इतना ज़्यादा हो गया था, and BP was 320. So when we started stimulating only this part, I didn't have to do anything. All I did was press really hard. आप मानेंगे नहीं, within split second that lady came into consciousness. Okay. ठीक है. तो ये पॉइंट नहीं है. हम लोग कहते हैं ना कि अरे ये तो पॉइंट दबाने का काम है. पॉइंट नहीं है, ये हम एनर्जी जो है उसको स्टिमुलेट कर रहे हैं. अब जब ये एनर्जी हम ऐसे रब करते हैं, सो व्हाट इज हैपनिंग इज वी आर डेवलपिंग अ करंट. अब जब ये करंट फील होता है तो ये सीधा हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है. नाउ इस करंट को भी कितनी बार प्रेस करना है ये भी आपको पता होना चाहिए, ये कितने स्टिमुलेशन देना है, तो वो कौन से ब्रेन को कौन से एरिया में कितने स्टिमुलेशन में वहाँ पे असर होता है. So if anybody is watching this, I would say that एक तो पहली चीज़ जिसको सीजर आता है, ठीक है. So when we are talking about neurological disease, ये बहुत important है. जिसको सीजर्स आता है, रास्ते पे कोई पड़ा है, झाग निकल रहा है, कभी कभी बॉडी टाइट हो जाता है, तो दिस इज़ द पॉइंट that they should press really hard.
ठीक है, यहाँ से हमारा पूरा नसें जो है वो ब्रेन की तरफ जाता है, ठीक है। सो व्हाट वी आर डूइंग इज, अब अगर सीजर आ रहा है, सीजर का मतलब ये हुआ कि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी जो है वो ब्रेन की तरफ जा रही है। सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी प्रेसिंग दिस पॉइंट, ये पॉइंट को प्रेस करते हैं तो ये जो एनर्जी सिस्टम है उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं बाय लिमिटिंग द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज गोइंग इनटू द ब्रेन। द इलेक्ट्रिक करंट्स आर बेसिकली स्टॉप्ड एट दिस फंक्शन, ठीक है। तो इसको छोड़ दिया, फिर वापस दबाओ, फिर, और आप मुझे ज़रूर याद करेंगे अगर कभी ऐसा मौका आप लोग को मिला तो आप उसका रिजल्ट जो है तुरंत देखते हैं। सेम थिंग विद दिस फिंगर, अगर किसी का बीपी अचानक से हाई हो जाता है, यू स्टिमुलेट दिस अराउंड 60 टाइम्स, नॉट मोर देन 60 टाइम्स, देन यू लीव इट फॉर ऑलमोस्ट 30 सेकेंड्स एंड यू डू 60 टाइम्स अगेन, और उसका बीपी ना कम हुआ तो आप मुझे बताना। दिस इज़ रिलेटेड टू दिल, अगर किसी का दिल बहुत धड़क रहा है तो भी दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस। प्यार में बहुत धड़कता है बट ये काम नहीं करेगा उस पर। अच्छा, तो इसमें लेफ्ट की राइट? लेफ्ट इज बिकॉज ऑफ द हार्ट। अच्छा, केसेस लाइक ऑटिज्म, ADHD, स्पीच डिले, लर्निंग डिसऑर्डर जैसे बहुत बढ़ रहा है बच्चों में, इसका क्या कारण है? Again, no structure from the start of a child's life. Second, they're not going out much. आज जो पेरेंट अवेयर है कि हाँ उनके बच्चों को हमें बाहर, वी हैव टू टेक देम आउट इन द नेचुरल लाइट। व्हेन आई आस्क्ड वन पेरेंट हु लिव्स इन मुंबई, ठीक है, या दे लिव इन दिल्ली, आप पहली चीज़ ये बोलेंगे कि नहीं मैं इतना जल्दी उठता नहीं हूँ, you know, and I said, so how do you give your child the sunlight that they're supposed to have at 5:30, 6 o'clock, जो भी मॉर्निंग सनलाइट होती है वो तो सबसे ज़्यादा स्किन के अंदर पियर्स करती है, एंड दैट प्रोड्यूसेस D3 जो हमारा नेवल है। नेवल इज़ लाइक अ पोर्टल। सो व्हेन यू सिट, आप देखना कि हम साड़ी, इंडियन कल्चर के अंदर साड़ी क्यों पहनते थे या धोती क्यों पहनते थे, राइट? बिकॉज अ नेवल हैज़ टू बी एक्सपोज्ड। When a navel is exposed, जहाँ पे सनलाइट में, और वो भी मॉर्निंग, नॉट लाइक 10 o'clock 9 o'clock जो लोग आजकल उठते हैं, but if you wake up at 6:30 and you take the rays of that into your navel, it produces D3. आज क्यों D3 की deficiency सब में है? Because we are covered from top to bottom, we are not going out in the sun, early morning sun. So that is second. Third, food. द प्रेगनेंसी के वक्त जो भी हम खाना खा रहे हैं, इट इज़ न्यूट्रिशनली डिप्राइव्ड, बिकॉज पहली चीज़ तो प्रेगनेंसी में भी लेडीज़ जो है वो बाहर सन में बैठती नहीं है। सो वो कहते हैं अरे खाना तो हम सब खा रहे हैं, यू नो, आई एम ऑल्सो हैविंग ऑल दीज सप्लीमेंट्स जो असर करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहा है? द ओनली रीज़न, जो सबसे बड़ा मैग्नेटिक पावर है वो हमारे सन रेज हैं। Now you're not doing that. Second, you're not drinking enough water. हम खाने का इतना सारा ध्यान रखते हैं पर हम लोग सूरज का तो इम्पोर्टेंस ही नहीं देखते, जबकि अगर देखने जाए तो पृथ्वी के ऊपर अगर जीव जितने भी हैं वो उठते हैं थ्रू सनराइज, और जब सनसेट होता है तो इवन द बर्ड्स हु आर सपोज्ड टू हैव द टाइनीएस्ट ब्रेन, दे गो टू स्लीप, दे डोंट ईट। तो इतना पावरफुल अगर सन का है तो हम उसको यूज़ ही नहीं कर रहे। वी आर स्टेइंग इन, वी आर ओनली थिंकिंग कि हाँ UV रेज है, UV रेज है, UV रेज, एंड वी डोंट वांट टू गेट इनटू द सन, बट सन इज इम्पॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाट्स आवर ब्रेन इज स्टिमुलेटेड बाय। हमारा, अगर हम सन नहीं लेंगे तो बच्चे का डेवलपमेंट जो है वो कैसे होगा? वो होगा ही नहीं। वो इफ़ यू लुक एट द साइज ऑफ द ब्रेन of people are decreasing. हाइट भी अगर आप देख रहे हैं, अब लोगों की हाइट भी कम होती जा रही है। If you look at all the historical figures and you look at the heights of people at that time, they were all above 6'2", because majority of the activities that they knew, they all used to wake up at 4 o'clock and then the exercises used to happen in the open.
and they were wearing dhoti. They were not wearing the polyesters that we wear today when we go out running and we do all those things. We do it wearing clothes. Yeah. So just C-section birth, formula feeding, and junk food, they also affect neurological development? Going back to the last topic, sorry, I haven't finished हाँ, it sorry, yet. okay. So मैं ये कह रही थी कि जो neurological defect है, food is also one of them. Second is I would say the parents' reaction of how they are producing babies. अब क्या होता है, ज़्यादातर lot of parents they don't plan. It is a scene that हाँ अच्छा हो गया तो ठीक है, but before there has to be cleansing that has to take place. There has to be some form of exercises that takes place जहाँ पे pelvic muscles are actually relaxed. अगर मानो कि बच्चा स्टमक में है and the mother is stressed out and they haven't prepared themselves to have a baby, that oxygen is not going into practice with the muscles. तो वो क्या हो रहा है कि ब्रेन छोटा होगा, फंक्शंस बहुत सारे जो है इधर से उधर हो जाएंगे, एंड देन दैट डेवलपमेंट विल नॉट बी देयर. मेरे पास जब पेरेंट्स आते, दे हैव अ सेकेंड प्रेगनेंसी. द फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होता है कि बच्चा जो प्रॉब्लम होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है. When they come to me for the second child, I tell them to wait for at least 1 year. अच्छा. And do certain form of diets, certain form of therapies, certain form of thinking, and certain form of meditations. Now, when we do these things for 1 year, आपका genetic जो influence है वो पूरा change हो जाता है. And that's when pregnancy में कहते हैं कि लड़की को या लेडी को बहुत खुश रखना चाहिए. वो इसीलिए है क्योंकि then जो नर्वस सिस्टम है वो रिलैक्स हो जाता है, वो काम रहता है. अब वो अगर जॉब पे जाएंगे तो there is stress. There is obviously, you cannot say that when Stress you go of the to highest work, order. yeah, Stress of the you're highest competing all the time. And being pregnant, there's an extra pressure कि हाँ भी सबको पता है कि आप pregnant है तो आप जाने वाले हैं on the leave. So you also want to leave a mark there. At that, in those 8 months or 9 months, I don't know how long a lady wants to work till the last day itself. It depends how corporate world is. But इतना ज़्यादा अगर प्रेशर वो लेके जा रहा है तो बच्चे के ऊपर जो अफेक्ट होगा तो वो ऑब्वियसली देयर इज गोइंग टू बी ADHD. There is going to be some form of depression. If you look at it now, and 8 years, 10 years is shooting themselves. They, jumping from the building for not getting video games, phones. They're slitting their own throat, and all of those things which we were never thought that a 10-year-old can do. It is coming from that constant pressure that a woman is going through in her pregnancy. We don't read Kama Sutra, we don't read all of these things, even though it is the gift that is given to Indians. Now people think, Arey, Kama Sutra is all about sex. No. And that's where we need to discover. Abhi jaise Oriental medicines ke andar also we learn that what is the importance of the full moon, and also what is the importance of when to copulate and when not to copulate. Oh, you're saying you read Kama Sutra to get knowledge about these things? Yes. What is the best time to conceive and... Yes, it is there. And I'm not saying that, there is, people have... I've read the Vedas, I've read the mention of certain period of time that a child can be. अभी ये जो gender की बात हो रही है कि male कब हो, female कब हो, in our Vedas it is written कि कहाँ पे किस तरीके से आप कब कंसीव करो तो मेल होगा और कब कंसीव करो तो फीमेल होता है. अमावस्या का इम्पोर्टेंस है, पूनम का इम्पोर्टेंस है. इज़ द सेम थिंग विथ ओरिएंटल मेडिसिन्स. ओरिएंटल मेडिसिन्स के अंदर भी हम लोग दवाई कब शुरू करें कब ना शुरू करें, स्पेशली इफ़ यू वांट टू हैव प्रेगनेंसी. मैं अगर जस्ट थोड़ा
फॉर इन्फॉर्मेशन, ब्रीफ इन्फॉर्मेशन, ओरिएंटल मेडिसिन की शुरुआत कहाँ हुई है? ओरिएंटल वेयर डज इट मेडिसिन फाइंड ओरिजिन? origin there hasn't been, it's a very collective art. Okay. It is not something, जैसे अगर हम आयुर्वेद की बात करते हैं हाँ तो जी। आयुर्वेद वैसे तो हम ओनरशिप ले लेते हैं जी। कि हाँ भाई आयुर्वेद जो है वो इंडिया का ही हमारा है, जन्म हुआ है। पर अगर हम देखने जाएं तो देर आर अ लॉट ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज वेयर दे हैव देयर ओन हर्ब्स एंड दे हैव देयर ओन मेथड ऑफ हीलिंग, दे हैव दिस मेथड ऑफ यू नो हाउ डू आई से द एनर्जी पोर्टल्स को वो लोग इनवाइट करते हैं बाय सर्टन फॉर्म्स ऑफ सेरेमनीज दैट दे टेक प्लेस, दे वर्क विद स्पिरिट्स ऑल्सो. सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के अंदर ही ये चीज़ हुई है. ओरिएंटल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो ईस्टर्न मेडिसिन्स हैं, जो ईस्टर्न हर्ब्स हैं, वो बहुत यूनिक है कंपेयर टू द वेस्टर्न हर्ब्स. वेस्टर्न में ज़्यादातर क्या होता है कि आफ्टर द स्नो मेल्ट्स, जैसे हम अगर हिमालय में कुछ जड़ी बूटियाँ हैं तो हिमालय में कुछ जड़ी बूटियाँ जो है आपको पूरे साल में सिर्फ 1 महीने में मिलेगी, राइट? बिकॉज व्हेन द स्नो मेल्ट्स तब जाके वो फूटता है, जो भी अंकुरित होता है. Now, in the same way, it happens in Western countries because it is a snow country. Right. Now, when the freezing happens, all of the herbs, they go into hibernation. And then when it melts, then the whole sprouting happens. Now, so again, why we eastern side, we never had that problem. सो इवन दो जिस तरीके से एक सीड होता है वो माइग्रेट होके थ्रू वाटर, थ्रू एयर, एनीवे वो माइग्रेट होके हमारी तरफ आया तो वो बहुत अच्छी तरीके से ब्लॉसम हो पाया. And that's why we are the owners of the spices and we have so many herbs and we give it to the world. And आज भी prominent है वो चीज़. But yes, paganism was there in जैसे यहाँ पे हम लोग एक कहेंगे कि हम पूजा पाठ करते हैं, हमारे में एक सेरेमोनियल चीज़ें होती है जो हम सन को जैसे हवन करते हैं तो हम देते हैं. We had 320 countries around the world जिसको हमने इकट्ठा किया था और उसमें से हमें एक कॉमन चीज़ मिली, वो ये थी कि सन वर्शिपिंग, राइट? जो हमें बहुत वहाँ पे मिली. पर हर्ब्स अगेन, इवन लिथुएनिया who is one of the most coldest city, okay. उसमें भी वो लोग जो है वो सन सैल्यूटेशंस करते हैं, वहाँ पे भी हर्ब्स हैं. एंड ऑल ऑफ दीज ओरिएंटल मेडिसिन्स they say they accept कि वो हर्ब्स वहाँ पे भी है but only in 2-3 months that they get. तो ओरिएंटल मेडिसिन्स इज नॉट एज सच कि एक कंट्री से रिलेटेड है, बट बिकॉज ऑफ द सीजन्स दैट वी गेट, that our herbs are very prominent. अगर 2 लाइन में अगर एक्सप्लेन करना हो, मतलब इजी उसमें हमारे ऑडियंस के लिए, तो क्या है ये ओरिएंटल मेडिसिन? See, food, spirit, energy, the surrounding, the environment, and the holistic body. Food, spirit, yes, energy, yes, surrounding, micro and macro environment basically. yes. क्या बात? And the best part is that we are in this body where we have been in it before. So that is what is recognized. अब हम कहते हैं ना कि आज मैं अगर आपकी नस पकड़ूंगी तो मुझे बहुत सारी जगह पे ऐसा है कि आपका इंट्यूशन मुझे तुरंत पता चल जाएगा. आई एम सिटिंग ओवर हियर, आई कैन टेल व्हाट इज गोइंग ऑन. I can know when the person is, I've been connected with it before. अब जब मेरे पास कोई पेशेंट आता है क्लिनिक के अंदर, I know that it has been a patient of mine previously. Okay. There is that connection. आप सोचो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये प्रॉब्लम है, पर आप ही के पास क्यों आ रहा है? और मेरा ये नहीं है कि मेरे लोकल्स हैं, मेरे जितने भी पेशेंट्स हैं वो पैन इंडिया है, पैन दे कम फ्रॉम यूरोप. सो हाउ कम दे आर ओनली कमिंग टू यू आउट ऑफ ऑल द मिलियंस ऑफ डॉक्टर्स विच आर देयर? So that is, we always think in oriental medicines we give that intuition a much preferred way of diagnosing. इसलिए मैंने spirit बोला. Understood.
ऑटिज्म, ADHD, स्पीच डिले, लर्निंग डिसऑर्डर्स, ये सब बहुत बढ़ रहा है। क्यों है ये सब? बहुत केसेस बढ़ रहा है, इट्स देयर इंक्रीजिंग, बहुत बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है. सी, if I criticize certain things in this world, I would say that nobody cares about the new generation which is coming. People are destroying the forest, they're destroying the water, they're destroying the earth, they're destroying every natural things which are around them. आप आज अगर आपके बच्चे को आप बोल सकते कि जाओ जाके बाहर मिट्टी में खेलो, नो यू कांट. अ फार्मर जो अपने बच्चे को क्या कह सकता है कि जाओ तुम अपनी फार्मिंग लैंड के ऊपर खेलो? नहीं, because there's so much of urea, there's so much of chemicals today that we can't even touch the earth. आप सोचिए कि अगर जब पानी में इतना टॉक्सिन्स हैं, आप फिश खा रहे हैं, फिश जो सी में there is so much of experiments and so much of garbage which is going into our oceans. Everything जो है वो chemical based हो गया है. Now there was this videos and things that you see कि eggs जो है वो उसके अंदर भी प्लास्टिक भरा जा रहा है, राइट? जो चावल है, चावल प्लास्टिक के आ रहे हैं, पत्ता गोभी प्लास्टिक के बन रहे हैं, ऑल दैट. सो इफ चलो, इवन इफ वी डोंट टेक दैट, बट थिंक अबाउट ऑल द हम कहेंगे कि जो टंग के ऊपर जो खाना रखा जाता है उसमें भी E20 है. नाउ E20 इज केमिकल अगेन, सो जो डोपामिन प्रोड्यूस करता है, तो आप अडिक्ट हो जाते हैं. बच्चा अडिक्ट हो गया चिप्स से, बच्चा एडिक्ट हो गया चाइनीज से, बच्चा एडिक्ट हो गया डम्पलिंग से, बच्चा एडिक्ट हो गया. बहुत सारा ऐसा खाना है जिसके अंदर ये E20 यूज़ हुआ जाता है. So when those things are happening, how do you think that your child will perform? I remember when when we went to Switzerland, the food that we had, it tasted like food. And the same thing, I went to US. And they are known to have the, artificially genetic modified food, which is given to people in general. तो आप वो खाना खाइए और आप वो खाना खाइए जो ऑर्गेनिक है, ट्रूली ऑर्गेनिक. सो यू विल नो द टेस्ट डिफरेंस कम्प्लीटली. वो आपको पता चल जाएगा जब आप खाते हैं. आप घर पे खाना खाइए जो घर पे आटा बनता है, और आप बाहर का आटा जैसे अगर कोई भी बनाया आता है वो खाइए, उसमें बहुत फ़र्क है. जब हम कोई स्टिमुलेशन, सी व्हेन सिंगिंग, nobody sings nowadays, nobody dance nowadays, nobody is doing any activity जो हमें स्टिमुलेशन देता है, हमारी एनर्जी को रिन्यू करता है. अब वो नहीं कर रहे, हम खाना खाते जा रहे हैं. प्रेग्नेंट है, शी वांट्स टू ईट स्वीट फूड, शी विल हैव स्वीट फूड. इफ शी गेट्स द सावर टेस्ट, शी विल हैव द सावर सूप. नाउ ऑल ऑफ दीज आर नॉट मेड एट होम, दे आर मेड आउटसाइड. Now we are only eating stimulants. We are not eating food. We are not eating nutrition. We are eating stimulants. Supplements are what? अगर खाना और supplements को compare करें, what would be better? खाना, of course. पर हम supplements लेते हैं. We are not eating fish, but we are eating fish oil. We are not taking sun, but we are taking D3 injections, or we are taking D3 supplements. So what happens is कि, और ये बहुत ही हमारे बॉडी के अंदर क्या है कि जो चीज़ ज़्यादा होगी ना, वो हमारा बॉडी ऑटोमेटिकली वो फेंक देता है बाहर. नाउ अगर हम सप्लीमेंट्स लेते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है अगर हम खाना नहीं खा रहे हैं. सप्लीमेंट्स, ये ऑफ कोर्स, मतलब जो काम खाना कर सकता है वो गोली नहीं कर सकती. बियॉन्ड प्रेगनेंसी के वक्त सबसे ज़्यादा क्या लेते हैं? सप्लीमेंट्स. अगर हम किसी लेडी को बोलते कि आप पिंजरी खाइए, तो वो क्या बोलेगी? ओ इट इज़ वेरी फैटनिंग एंड मैं मोटा हो जाऊंगी. एंड देन बट दे विल हैव फिश ऑयल विच इज़ इन द gelatin. Now gelatin again is something which will not dissolve in your body that easily. हैं? Yes.
Oh. because it's an animal fat. It's a some pig का आता है, कभी किसी और एनिमल का आता है. So again you have to be very sure that the medicine that you're taking, जो कैप्सूल होती है, वो कैप्सूल का मटेरियल क्या है जो आप अंदर ले रहे हैं. ये हम मतलब देख के खरीद सकते हैं? Is it Yeah, mentioned? yeah, We it can- will say, it will will say. So whenever you buying any of these capsules, make sure that you read And what's the how, safe? what gelatin are they using. Okay. And what would be the better choice for us? See, the vegan one is always much better because vegan gelatins, they will dissolve Easily. That's why the world is going towards veganism. No, so if there's like if they're packaging it in this way, are they also mentioning it that this is gelatin used Yes. making? Yes. Uh, So they will have a red. Acha, they will have- Yeah. okay. So it will have a red mark in the form of triangle or a circle, Sure, depends. right. And पर ज़्यादातर I would support vegan, which is the green. You have to take the vegetarian because the vegetarian fats are easily dissolvable Okay. compared to the animal fat ones. Especially to the babies. You should not give that to the babies. So this is a wonderful, it's an eye opener, I would say. कैप्सूल जब भी खरीदने जाएं तो देखें भैया कैप्सूल बना किस चीज़ का है, पेट में जाके हजम भी होगा कि वो मतलब पेट कैसी की तैसी कर देने वाला है. सो आज की सबसे बड़ी मेरे लिए जो टेक अवे है इस कॉन्वर्सेशन में इज दिस एन आई ओपनर ऑलरेडी. क्या बात है. बच्चों की बात कर रहे हैं तो कोई ऐसी बच्चों की रिकवरी स्टोरी जो आप बताना चाहें, शेयर करना चाहें? See, मैं हमेशा I believe the proof is in the pudding, right? Which means कि अगर आप कोई कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, और ख़ास करके जब आप अपने आप को प्रूव करने जा रहे हैं या आप अपने आप को इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं कि हाँ ये काम करता है, तो हर चीज़ में डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है. वन, जैसे हम HIE की बात करते हैं, हाइपोक्सिक इंजरी की बात करते हैं, जहाँ पे बच्चा जब बॉर्न होता है तो उसमें कुछ कारणवश ऐसा हो जाता है कि जहाँ पे ऑक्सीजन जो है ब्रेन के अंदर नहीं जाता है. जैसे इट कुड बी दैट द चाइल्ड वुड हैव हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या जैसे थायराइड का होता है ना, तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है कि जहाँ पे ये सारी चीज़ें क्या करता है, ब्लड वेसल्स को रिस्ट्रिक्ट कर देता है. नाउ दैट विल क्रिएट लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्रेन. अब हम ये टेस्ट करते हैं, जैसे EEG के थ्रू हम टेस्ट करते हैं, MRI के थ्रू टेस्ट करते हैं, तो और उसकी वजह से क्या होता है, आंखें भी चली जाती है, विजन और हियरिंग ये दोनों भी चले जाते हैं, और साथ साथ में क्या होता है, आपका हाथ और पैर दोनों जकड़ने लगता है. इट इज़ लाइक ऑलमोस्ट योर बॉडी इज़ टर्निंग इनटू हार्ड स्टोन. मतलब धीरे धीरे सारा मसल्स एवरीथिंग इज टर्निंग इनटू स्टोन, एंड दैट्स हाउ यू वुड कॉल हाइपोक्सिक इंजरी, बट इट कन्वर्ट्स इनटू सेरेब्रल पाल्सी. ठीक है. जब हम इनको स्टिमुलेट देते हैं थ्रू एक्यूपंक्चर. Now acupuncture and other red light treatments हैं, there are sound therapies, there are different forms of different 16 to 17 different therapies जो nervous system को stimulate करता है. जब हमने ये treatment किया है तो a child recovered around 85% और वो चलने लगा and they going to school. जहाँ पे वो पेरेंट को ये बोला गया था डॉक्टर ने कि ये बच्चा ऐसा का ऐसा ही रहेगा, आप बस सेवा कर दो. और सेरेब्रल पाल्सी का ये कहना है, जैसे मोस्ट ऑफ द न्यूरोलॉजिकल वर्ल्ड जो डॉक्टर्स हैं वो सारे यही कहते हैं कि एक बार ब्रेन इंजरी हो गई तो बच्चे की रिकवरी जो है वो नहीं हो सकती. बट विथ द ट्रीटमेंट्स दैट वी डू वी हैव प्रूव देम रॉन्ग अगेन एंड अगेन. सो आई थिंक वो नर्वस सिस्टम को अगर हम पढ़ पाए कि क्या चल रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा लिंक जो है वो उनका ट्रॉमा के अंदर है जो वर्क नहीं कर रहा है, अगर हम वो ढूंढ ले तो वो आसानी से अगर वो रास्ता खुल जाए तो वो बच्चा जो है वो नॉर्मल सी की तरफ वापस चला जाता है. ओके. बट वो काम है, मेहनत है, जो हमें एटलीस्ट 1 ईयर के अंदर तो इतना तो देना ही पड़ेगा उस बच्चे को, ताकि जो हार्ड हो गया है, जो मसल्स हैं वो ऑलमोस्ट फ्रेजाइल हो गए कि आप हल्का सा भी टच करोगे तो वो ब्रेकिंग पॉइंट पे आ जाता है.
इट इज़ लाइक जैसे हम बर्फ़ होता है, बर्फ़ को अगर हम मारते हैं तो वो टूट जाएगा, राइट पर अगर हम उसको उस तरीके से स्टिम्युलेट करते हैं वो तो धीरे धीरे पिघलता है। तो सेम थिंग हमारा ब्लड भी ऐसा है, ब्लड लाइन भी ऐसी है, हमारे नर्वस सिस्टम्स ऐसे हैं। जितना हार्ड होगा उतना आपको डिजीज़ बढ़ेगा, अगर जितना वो सॉफ्ट रहेगा उतनी एक्टिविटीज़ आप कर पाओगे, उतने हेल्दी आप रहोगे। इसीलिए एक्सरसाइज एंड स्ट्रेचेस जो कहते हैं, योगा क्यों इतना बेनिफिशियल हो रहा है, बिकॉज यू स्ट्रेचिंग। अंडरस्टूड। अब डाइट क्या अच्छी होगी न्यूरोलॉजिकल हेल्थ के लिए? बेस्ट See, so yes, the most important part that we need to look at is vitamin A, vitamin E, okay, and vitamin K. Now, these three things are the most important for neurological health. ठीक है, फिर आते हैं हमारे ओमेगाज जो फ्लैक्स सीड्स, if somebody is vegetarian then you have to go for flax seeds and nuts and all of those, and if you're non-vegetarian then non-vegetarians के लिए तो ओमेगाज बहुत easily available है because they can eat all the fish, you know, and all the liver जो animal livers होते हैं they are also very good. So but the most important is B12 and D3, इसीलिए मैंने emphasize किया था sun. और सन जब स्टिम्युलेट करेगा D3 को तभी B12 प्रोड्यूस होता है। D3 के बिना सारे जितने भी हम सप्लीमेंट्स लेंगे, जितने भी हम खाना खाएंगे, वो काम ही नहीं करने वाले। इट इज़ लाइक इसीलिए कहते हैं कि पौधे को धूप में रखना बहुत ज़रूरी है, तभी तो फोटोसिंथेसिस विल हैपन। तो हमारी बॉडी के अंदर भी तो ऐसा कुछ भगवान ने रखा ही होगा कि जहाँ पे सन नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। अंडरस्टूड। फिटनेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वेट लॉस न्यूरोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स? फिटनेस। तो अगर मैं ओवरवेट हूँ पर मैं अगर फिट हूँ, हाँ, दैट्स ओके। व्हाट वुड यू से अबाउट सुमो? हाँ, यस, वो तो बहुत ही भयंकर ओवरवेट, हर जगह से उनका फैट निकल रहा है। हाँ, व्हाट अबाउट द वेट लिफ्टिंग पीपल? राइट। आज अगर आप उनका वेट देखोगे तो सम ऑफ देम आर लाइक 210, द पीपल हु लिफ्ट वेट, ठीक है, 210 है, 215 है, दे हैव अ वेट कैटेगरी ना, बॉक्सेस है, वेट कैटेगरी होती है, वेट कैटेगरी होती है। तो इफ यू से कि अच्छा वेट ही सब कुछ है, नो, it is not. You need to have your muscles, and muscles will always weigh more than fat. Yeah. And you can replace fat with muscles. So I'm sorry, मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ. So basically, if you are exercising, then you don't need to obsess about weight. Yes. If you're exercising, it's good, and you're healthy. If you're maintaining healthy lifestyle, it's fine. If you look at monk, जी. अब देखिए जितने भी बुद्धिस्ट monks हैं, they walk. You will never see them running. You will never see them in the gym. You will never see them, you know, lifting weights. Alright? All that I see is simple food and walking. वॉकिंग जो विसरल फैट जो होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो सबसे हार्ड होता है, ठीक है, उसको अगर मेल्ट करना है तो कंसिस्टेंट वॉकिंग। नाउ व्हाट इज कंसिस्ट वॉकिंग डज, ये जानना है। हम ब्रीदिंग हमारी जो होती है वो रेगुलेटरी हो जाती है, राइट? सो जब ये हो जाता है तो कांस्टेंट बर्निंग हो रही है हमारे बॉडी के अंदर। लेकिन जब आप दौड़ रहे हैं, what you're doing is you sudden shock you're giving to the body, and then you stop it. Then sudden shock you're giving again, and then you again. So what that does, it increases your stress levels. अच्छा. So I would suggest to people is, if you really thinking about weight loss, it's more about consistently walking. And do some yoga, do some press ups, do some more, use your own body. दूसरी चीज़ जो हम कहते हैं कि ब्रीदिंग, अगर आप राइट नोस्ट्रल से ब्रीथ करते हैं जस्ट बिफोर यू सिट डाउन टू ईट, ओके, सो यू क्लोज योर लेफ्ट एंड यू जो है, अब जैसे आपका राइट, अभी आपका कौन सा एक्टिव है ये देखिए आप, स्लोली लेफ्ट
left. So that means you are in the perfect place to do the perfect thing. Left is creativity. Okay. राइट. सो लेफ्ट जब नोस्ट्रल एक्टिव होता है तो आप बहुत सारी इनोवेटिव चीज़ें कर सकते हैं, यू नो, ड्राइंग, आर्ट, ऑल ऑफ दोज. व्हेन योर राइट इज एक्टिव इज व्हेन यू शुड बी ईटिंग फूड. And if it is not, you activate it. You activate it. How do you activate it? Is you close the left, okay, and you take the right वाले में you 27 times ऐसे करके 27 टाइम्स एक ही नोस्ट्रल से हमें सांस लेनी है, निकालनी है, सांस लेनी है, निकालनी तो है. इससे डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव होगा. ओके. और जिनको शुगर भी है, डायबिटीज़ जिनको रहती है, जैसे खाने के बाद एकदम से पीक पे आ जाते हैं, दे शुड डू दैट. अंडरस्टूड. तो ब्रीदिंग की क्योंकि बात कर रही थे आप, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे ब्रह्मी, अनुलोम विलोम, ये न्यूरोलॉजिकल हेल्थ और बच्चों के लिए भी आप सजेस्ट करते हैं? Yes. नॉर्मल तो करना ही चाहिए, पर न्यूरोलॉजिकल हेल्थ के लिए आप कह रहे हो बच्चे भी करें. जब हम बात करते हैं ब्रेथ की, जी. स्वर है, सर जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है. बिल्कुल, बिल्कुल. तो जब हम बच्चे का स्वर अगर हम सही करते हैं, जस्ट डोंट थिंक ऑफ इट एज ब्रीदिंग. टेक के हाँ भाई उसका एक वाइब्रेशन है, हर बच्चे का एक वाइब्रेशन है. अब एक वाइब्रेशंस जो उसका है वो रिदम को हमें लगातार मॉनिटर करना होता है. जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो समझ लो बुखार आ रहा है, ठीक है. और अगर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो समझ लो कि वो यू नो ऑक्सीजन लेवल्स जो है उसके ड्रॉप हो रहे हैं, एंड सडनली यू विल सी द चाइल्ड टर्निंग ब्लू और पर्पल, राइट. सो ये समझिए कि जब हम बच्चे के साथ काम करते हैं न्यूरोलॉजिकली, एवरीथिंग इज ब्रेथ. तो सबसे इम्पॉर्टेंट खाना क्या रहेगा? ऑक्सीजन. तो क्या रहेगा? उसको सिखाओ कि किस तरीके से सांस लेनी है. अभी अनुलोम विलोम हम सिखाएंगे, बड़ों को हम नहीं सिखा पा रहे, तो बच्चे को कैसे सिखाएंगे? ओके. सो व्हेन यू वांट द चाइल्ड टू कॉन्सेंट्रेट एंड फोकस, what you do is you lift up your left hand. Okay, उसको सिखाओ कि आप, जैसे हम लोग क्लासरूम में होते थे तो टीचर बोलती थी ना कि दोनों हाथ ऊपर कर दो, पनिशमेंट. क्यों? क्योंकि जब हम दोनों हाथ ऊपर करते हैं हम दोनों नोस्ट्रल एक्टिव कर देते हैं एक साथ. तो when you're taking in the oxygen, what happens is your production of work becomes better, your focus becomes better. ठीक है. पर एक पर्टिकुलर ब्रीदिंग है कि जहाँ पे हमें राइट एक्टिव करना है, राइट ब्रेन, अगेन क्रिएटिविटी, ऑल ऑफ दोज थिंग्स दैट नीड्स फोकस, इनोवेटिव, राइट. तो वो क्या करना है? हमें लेफ्ट हैंड अपना ऊपर करना है, तो राइट ब्रेन क्या होगा? वो एक्टिव होगा, ठीक है. और अगर मुझे एनालिसिस करना है अगेन, देन द राइट हैंड, लेफ्ट साइड एक्टिव करना है तो राइट हैंड ऊपर. हाँ. सो व्हेन वी डू दैट, अगर हम ये चीज़ें बच्चों को सिखा दे तो वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मैथ्स में कमज़ोर रहे या कोई भी एक्टिविटी में वो कमज़ोर रहे. दूसरी चीज़, ऑलवेज कीप देम इन टू क्लासेस वेयर दे कैन हैव म्यूज़िक. सीखना है, स्वर सीखना है. जैसे अगर हम सारे गा करते हैं तो हमारे अलग अलग जो नॉड्यूल्स होते हैं वो खुलते हैं. तो ये जितना भी ये इस एरिया के अंदर हम स्टिमुलेशन देते हैं वो अलग अलग ब्रेन के पॉकेट्स को ओपन करता है, ठीक है. ये ऐसे ही नहीं है कि चाइना के अंदर आप देखेंगे कि हर बच्चे को म्यूज़िक सिखाया जाता है. साउथ इंडिया के अंदर हर पेरेंट चाहता है कि अपना बच्चा जो है म्यूज़िक सीखे, and they do. It is 100% in every household. One person will know, and that's why there is 100% literacy in South. Because ये जो हमारा ज्ञान है स्वर का, वो स्वर ज्ञान जो है वो रिलेटेड वाइब्रेशंस है. और वाइब्रेशंस क्या करता है? हमारे ब्रेन को अलग अलग एरिया, हिप्पोकैम्पस स्पेशली और एमिगडाला, ये दोनों जगह ऐसी है कि जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है. तो अगर एक बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस करना सीख ले,
whether it is in the form of speaking, whether it is in the form of art, whether it is in the form of activity, whether it is in the form of drama, anywhere. तो ये न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स जो आ रहा है, ADHD आ रहा है, ऑटिज्म आ रहा है, वो आएगा ही नहीं, डिमेंशिया भी नहीं आएगा. मैं तो हर बच्चे को कहती पोएम सिखाओ, आर्ट सिखाओ. What is it to be? Why art was in such high demand in ancient times? Because if you're expressing yourself, that is an emotion. When you are showing emotions, a lot of things that it becomes simplified. आज आप एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे. अब जैसे राग द्वेष है, बहुत सारे ऐसे राग हैं कि जो आप फील करते हैं, वो आप उस राग में अगर आप गाते हैं तो वो इमोशन जो आप दबा के रख रहे हैं वो आपका बाहर आ गया. तो म्यूज़िक थेरेपी इसीलिए तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है इन डिमेंशिया, इन ब्रेन फॉग, in ADHD and also in autism. अभी तो autism recovered हो सकता है, reversible है. And thanks to all the researchers who are in this field as mine, ये हम कह सकते हैं कि reversible है and 100% है. डोंट थिंक दैट अगर आपके बच्चे को ऑटिज्म है या ADHD है या पार्किंसंस अगर एडल्ट्स के अंदर है, बेल पाल्सी है, इट्स नॉट रिवर्सिबल. इट इज़ रिवर्सिबल, बट अ कंसिस्टेंट हार्ड वर्क, कंसिस्टेंट मोमेंटम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कि हाँ, अगर हम ये रेगुलर स्टिमुलेशन हम लेते रहेंगे तो हमारा DNA चेंज हो जाता है. यू वोंट बिलीव दैट the child's height increases even after they are like 20-21. When we hang the child and we ask them to come out with the sound of तो उसका जो स्पाइन जो होता है वो स्पाइन और एक्सटेंड होता है. ओके. इवन जो हम ओम बोलते हैं, ओम बोलते हैं तो U or M. Right. So when you're saying it is stimulating, what part do you think it is stimulating? मेरे लिए तो ये है. नहीं. It is so it will be your legs. अच्छा. Below. Is your stomach. और M जो भ्रामरी में यूज होता है, म स्टिमुलेट्स योर ब्रेन. सो ओम को क्यों बोला गया है कि वो क्यों चैंट करना चाहिए? इसीलिए क्योंकि वो तीनों हमारी बॉडी को और सारे 8 से 12 चक्र जो हमारी बॉडी के बाहर भी है उन सबको वो स्टिमुलेट करता है. 5 daily habits to strengthen, naturally strengthen the brain. 5 daily habits. 5 daily habits. 1. I said 5:30 in the morning, you wake up, you take the sun. Non-negotiable, 5:30. Non-negotiable. 5:30 मतलब 6 depends on the sunrise time. Sunrise, हाँ, हमारे यहाँ तो 6:30 से पहले होता ही नहीं है बम्बई में. नहीं, 5:30-6 बजे depends if it is the summer. हाँ, 6 बजे हो जाता है बम्बई में. हाँ, 5:30-6 बजे तो समर्स में तो हो ही जाता है. इट इज जनरल. तो बेसिकली सनराइज देखें वेदर ऐप में कल कितने बजे होने वाला, उसी हिसाब से अपने आप को वायर कर आपका बॉडी अपने आप हो जाएगा. अपने आप हो जाता है. सी व्हाट आई वुड सजेस्ट इज थोड़ा सा पर्दा खोल के रखिए. नो, आई थिंक अगर नहीं भी कर सकते हैं ऐसा तो 10 दिन कर लीजिए अलार्म से, 11वें दिन अपने आप उठ जाएंगे. बहुत सही बोला आपने. बट इट टेक्स ऑलमोस्ट आई थिंक 61 days. 61. अच्छा, 21 का मुझे पता था. 21 जो है वो बहुत फॉरगेटफुल चीज़ हो जाएगी. अच्छा. पर 61 days अगर आप करते हैं तो वो एक हैबिट बन जाती है. 61 days to form a habit. ये लिख लीजिए आप लोग, सब लोग, मैं भी लिख रहा हूँ. 61. तो जितना भी पेन है वो सिर्फ 61 days ही होगा. हाँ. क्योंकि फिर एक बार हैबिट बन गया तो पेन नहीं है. आप कभी दांत साफ करते हैं? जी. तो आप सोचते हैं कि मुझे दांत साफ करना है? ना. You just go, the first thing you want to do is first you want to brush. एंड अगर आपको ये हैबिट है कि रात को भी ब्रश करके सोना है तो बिना उसके आपको नींद ही नहीं आएगी. सो दैट इज अ हैबिट. चाय पिए बिना आँख नहीं खुलती क्यों? हैबिट. ऐसा कहीं लिखा थोड़ी है. कॉफी इज लाइक व्हेन यू स्मेल द कॉफी यू विल बी लाइक नो, आई डोंट नीड टू ड्रिंक इट, आई जस्ट स्मेल्ड इट, आई एम इन अ गुड मूड. तो वो हैबिट है. सो 1 इज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. सेकंड,
ऑल्सो वॉट यू नीड इज हैव फ्लैक्स सीड्स. अच्छा. फ्लैक्स सीड्स जो होते हैं वो ओमेगाज हैं हमारे. तो हम क्या करते, कॉफ़ी मत पीजिए, कॉफ़ी से पहले फ्लैक्स सीड्स या तो आप चबा लीजिए, ठीक है, या तो अगर वो नहीं होता, बच्चा छोटा है, तो आप क्या करिए, रात को फ्लैक्स सीड्स जो है वो भिगो दीजिए. और अच्छा, ये दिस इज ट्रू फॉर किड्स एंड एडल्ट्स बोथ. बट उसका सब्सटेंस चेंज हो जाता है, तरीका चेंज हो जाता है कि अगर आप वो चबा नहीं पाता है तो बच्चा क्या होता है कि उसको इरिटेटिंग फील होगा क्योंकि इट इज़ अ लिटिल जेली टाइप बन जाता है. तो वो आप लिक्विड दे सकते हैं जो गम टाइप का हो जाता है, तो यू कैन मिक्स इट विथ समथिंग एंड देन यू कैन गिव इट टू देम. सो द फर्स्ट थिंग, यू वेक अप योर नर्वस सिस्टम होता है. दूसरी चीज़, जो आप पूजा करते हैं, अगर इफ़ यू डोंट डू देन यू स्टार्ट क्लैपिंग हैंड्स. ओके. ठीक है. वन, यस, यू हैव टू क्लैप हैंड्स, बट विथ when you are doing it, make sure that it is touching each other's skin and there is that stimulation which is happening. और अगर बच्चा बहुत छोटा है, मानो कि 6 months का बच्चा है या 1 month का बेबी है, तो what you do is from the toe of the baby till the head, आप हल्का हल्का उसको stimulation back से शुरू करें, not on the stomach, but turn him around and then you, वो बोलते हैं थप्पी मारते हैं, वो, और मॉर्निंग के अंदर आप शुरू कर दो, ओनली फॉर अराउंड 15 minutes. इफ़ यू कांट डू ड्राई ब्रशिंग अगेन एक ब्रश आता है जो यू कैन गेट इट वेरी इजीली एंड इट इज़ मेड ऑफ हे स्टैक्स, सो इट इज़ ड्राई ग्रास. उसको आप स्टिम्युलेट करो अपनी बॉडी में से फ्रॉम द टो to go towards your heart in circular motion. जब आप ये भी करेंगे तो आपका पूरा लिम्फेटिक सिस्टम, आपका पूरा जो है वो आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स निकाल देगा. जैसे आयुर्वेद के अंदर लिखा है कि पानी आप पी लीजिए, ठीक है, पर मैं ये कहती हूँ पानी पीने से पहले भी आप ये काम कीजिए, बिकॉज यू ऑलरेडी हैड फ्लैक्स सीड्स, 1 you had D3, 1 second you had omega. So that is already activating your brain. Now the third part is that lymphatic system. Lymphatic system जो है, जब तक toxins हमारी body में से नहीं निकलेंगे हम lethargic feel करेंगे. So you drain that before having a shower is brushing, dry brushing बोलते हैं. तो वो dry brushing आप करोगे तो आपका heart भी सही रहेगा. The omegas will keep your brain, your neuro health completely awakened. और fourth part is have your breakfast. But the breakfast has to be all the nuts. जो है एक हम कहेंगे कि हैवी नहीं खाना है, हमें प्रोटीन्स लेना है, हमें ओमेगाज लेना है, हमें विटामिन्स लेना है, मिनरल्स लेने हैं. कार्ब ओवरलोड नहीं, कार्ब्स लेने हैं. कार्ब्स ओवरलोड नहीं, जैसे हम जो कार्ब्स भी लेने हैं, लेकिन ओवरलोड जो हम करते हैं ना, ओवरलोड, दिस हेट्रेड विद कार्ब्स ना, मुझे समझ नहीं आती है. क्योंकि अगर मानो कि फैट नहीं हुआ तो आप बैठ ही नहीं पाओगे. One thing, you will not be able to concentrate because our brain needs glucose. ठीक है, तो ग्लूकोज किससे बनेगा? कार्ब से बनेगा. अगर आप अपनी बॉडी से कार्ब डिप्राइव करोगे तो आप कभी खुशी नहीं रहेंगे. तभी तो आप देखो आज कहीं पे भी जाओ मुंह सबके फूले हुए होते हैं, बिकॉज दे नॉट दे थिंकिंग ओ माल न्यूट्रिशन डजंट जस्ट हैपन विद पुअर पीपल. malnutrition is happening with rich people because they're not having enough carbs. तो ये भी लेना जरूरी है. बट एवरीथिंग, प्रोटीन इज 60% ऑफ द प्लेट. Protein is 60% of the plate. That's what Then I meant. Rest you can balance it out, but carbs are important. अब जैसे जिस एग लेते हैं तो एग के अंदर वाइट एंड येलो पार्ट दोनों important है. If you just keep having the white protein, yolk भी important है. All the builders जो मसल बनाते हैं वो yolk ही तो लेते हैं. प्रॉब्लम क्या है कि हमारे साथ हम उल्टा करते हैं. हमारी थाली में कार्ब्स ही कार्ब्स होता है. हाँ, ये गलत है. कार्ब ओवरलोड जो है ना, वो यही है कि थाली में रोटी चावल तो भर के है और फिर दाल बेचारी इतनी सी है
और इतनी सी सब्जी है। ये क्यों इंडियंस के अंदर क्यों है ये समझो, और ये समझना भी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब इंडियंस व्हेन दे वर एट दैट फेज कि जहाँ पे गाड़ी वाड़ी इतना नहीं था, तो पीपल यूज टू वॉक फॉर माइल्स एंड माइल्स एंड दे डिडंट नो व्हेन देयर नेक्स्ट फूड इज़ गोइंग टू बी अवेलेबल। अब जैसे साधु है, आपके घर में अगर कोई साधु आता है, तो अब तो साधु अलग हो गए हैं कि उनके तो बड़े बड़े आश्रम्स हो गए हैं अभी, बट इन द प्रीवियस टाइम्स व्हेन यू गिविंग भिक्षा, यू गिविंग कार्ब्स, बिकॉज दैट इज द ओनली वे दैट दे विल बी एबल टू सस्टेन। कोई ट्रैवल कर रहा है, जैसे ब्रेकफास्ट पे अगर कोई आ रहा है तो वो बहुत दूर से आता है, तो उसने खाना नहीं खाया होगा, तो आप वो देते। पर अगर मानो कि यू आर now the lifestyle has changed, so protein intake has to be higher, the omegas have to be higher, because जैसे मैंने बोला, अब जैसे मैं लाइट में बैठी हूँ, तो there is a constant stress which is coming. Now my body is coping with what? The proteins in my body. It is not coping with just carbs, it is coping with the proteins. True. Now if I don't have my proteins enough, तो वो जो है carbs burn ही नहीं होगा। कार्ब को बर्न कौन करता है? प्रोटीन। ट्रू। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू हैव मोर प्रोटीन्स। एक आइडियल रूटीन बच्चे के लिए क्या होना चाहिए? आइडियल रूटीन, आई वुड से लाइक अगेन सन, टेक देम आउट इन द ओपन, गिव देम, आई वुड से टेक देम टू द रिवर्स, टेक देम टू द माउंटेन्स। और दूसरा, अगर वो नहीं कर सकते हैं ये सारी चीज़, तो घर में एक पिट बनाइए जो मिट्टी का हो। ठीक है, जैसे हम ब्लैक मिट्टी होती है, तो उस मिट्टी के अंदर अर्थवॉर्म्स होने चाहिए, उस मिट्टी के अंदर सारी चीज़ें होनी चाहिए जो एक नॉर्मल एग्रीकल्चर लैंड के अंदर होने, एंड देन लेट दैट चाइल्ड प्ले विद दैट मड। आप क्ले ले आओ, एक दूसरे 4 तरीके से बॉक्सेस बनाओ, एंड लेट दैट चाइल्ड हैव दैट सेंसरी स्टिमुलेशन थ्रू डिफरेंट सैंड टाइप, और उसमें बिठा के रखो। फिर आप देखो कि आपका बच्चा कितना इंटेलिजेंट होता है, बिकॉज हम सोचते हैं कि हम वीडियो गेम्स दे देंगे, या हम लोग उसको एक रेपिटेटिव फोनिक अल्फ़ाबेट्स और ये सब रिपीट करेंगे तो होगा। नहीं, जब उसके हाथ पैर सेंसरी अवेबिलिटी पे आएंगे, तभी ब्रेन जो है आजू बाजू की इंफॉर्मेशन जो है वो ग्रास्प करता है। जब हम बिना शूज़ के वॉक करते हैं, वी आर मोर इंटेलिजेंट देन व्हेन वी वेयर शूज़। ओके, बट दिस हैज टू बी ऑन पर्टिकुलर सरफेस या किसी भी सरफेस पे? नहीं, बेयरफुट जो है, आई वुड से दैट पोल्यूटेड है तो आप क्या करोगे? पोल्यूटेड पे तो आई वुडंट सजेस्ट टू गो विदाउट शूज। बट इफ़ इट इज़ एग्रीकल्चर लैंड, जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे पिट्स हम बच्चे के लिए बनाते हैं, तो ऐसा ही आपको अपना एक गार्डन बनाना चाहिए। बालकनी है तो बालकनी में भी आप एक पिट बना दो कि जहाँ पे सैंड है, एंड यू स्टैंड ऑन इट, यू विल फील दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पासिंग फ्रॉम, बट वो सन में होना चाहिए। सन इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो चीज़ एक्टिवेट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। और आपको अगर नींद नहीं आती है, ट्राई डूइंग दैट। मुझे तो बहुत आती है। नहीं, जिसको भी नहीं, बिकॉज यू नो व्हाट द मोस्ट कॉमन, एक्चुअली क्या इसका भी कोई इलाज है? बहुत नींद आने का। मैं वही बताने वाली थी कि अगर आप सैंड पिट पे खड़े रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपको नींद आ रही है, कामनेस फील होता है स्ट्रेट अवे, और वो मिट्टी को थोड़ा सा गीला कर दो आप, तो आपको कूलनेस आएगी। और वही मिट्टी को आप पेट पे जैसे थोड़ा सा कपड़ा लेके उसके अंदर वो गीली मिट्टी रख दो, और वो आप अपने पेट पे रख दो, सारी गर्मी आपकी निकल जाएगी। ओके, नाइस। बट द सेम, यू डोंट नीड टू थ्रो दैट अवे। सेम मिट्टी जो है आप वापस सन के अंदर वापस रख दो, वो रिन्यू हो गई, रिचार्ज हो गई। सो दैट इज समथिंग दैट इंसोमेनिया के अंदर सबसे बड़ी चीज़ है कि स्ट्रक्चर नहीं है। सी, आई हैव सेलिब्रिटीज हु आर माई पेशेंट्स, एंड देर आर पॉलिटिशियंस एंड देर आर बिजनेसमैन जो मेरे पेशेंट्स रह चुके हैं, और सबसे बड़ा उनका जो प्रॉब्लम है वो इंसोमेनिया है। ठीक है, एंड there is not much they did that I asked them to do, was just a small thing कि जहाँ पे बिना चप्पल पहने you walk,
you know, there are salt therapies that I told them to do, simple things, जैसे salt को गर्म किया. अब जैसे बहुत सारे यहाँ in Mumbai, let's talk about it, कि breathing problems है, bronchitis बहुत ज़्यादा है, asthma बहुत ज़्यादा है, because you have a humid environment in Mumbai. Now you are walking towards, I think June, July is you're going to be a proper humid season. तबाही का महीना. तो उस वक्त क्या करना है कि जो आपके पास सॉल्ट्स है, रॉक सॉल्ट है, ठीक है, वो रॉक सॉल्ट को आप गरम करो तवे पे, or any way you have any form of how you can heat up the salt, और जो उसके fumes होते हैं वो fumes you have to breathe in. When you'll breathe in that fumes, you'll automatically open up the sinus area, you will open up your chest. Salts are कैसे कहेंगे कि हमारी जान है. अगर जैसे मैग्नीशियम सिट्रेट की बात कर रहे हैं, ये मैग्नीशियम आपने बहुत सुना होगा. क्या है मैग्नीशियम? सॉल्ट्स है. कुछ नहीं है. आप सॉल्ट, जो सी सॉल्ट है, पानी के अंदर अगर जैसे क्रैम्प्स आती है या माइग्रेन होता है, ये सारा क्रैम्प ही है. माइग्रेन इज़ अ फॉर्म ऑफ क्रैम्प, राइट. ये सारी चीज़ें आप बस एक चुटकी नमक रोज़ आप लीजिए पानी के अंदर. जब भी आप पानी पियो, यू टेक अ लिटिल बिट. हाँ, पर बीपी हाई नहीं होना चाहिए. सो मेक श्योर दैट यू नो समबडी हु इज़ हैविंग बीपी हाई रहता है तो उनको नहीं करना चाहिए. बट दूसरे सारे कर सकते हैं कि जैसे मैग्नीशियम, मतलब सी सॉल्ट को आप 1 चम्मच पानी के साथ मिला के आप पीते रहिए. आप फिर कभी भी आपको क्रैम्प आया तो आप देख लो. ओके. All of these is just salts. It's even the medicines that are made for us to eat, they're all salts. So different form of salts. अगर यही चीज़ अगर मानो कि किसी को जैसे शुगर है, तो शुगर में सबसे ज़्यादा क्या होता है, नसें जो होती है वो ख़राब होने लगती है, राइट. पैर का सबसे पहले होगा, फिर बाद में सायटिका की तरफ जाएगा, फिर फ्रोजन शोल्डर होगा. ये सारा नसों का प्रॉब्लम है. सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ इन द इवनिंग बिफोर यू गो टू स्लीप, यू टेक वार्म वाटर, उसके अंदर नमक डाल दिया, सी सॉल्ट डाल दिया, फिटकरी जिसको आलम पे कहते हैं, एंड देन एप्पल साइडर विनेगर, वो डाल दिया, और अपना पैर, दोनों पैर जो है उसमें भिगो दो ½ एन आवर के लिए. And that you will do that for any person who are not able to get sleep, any person whose body is tight, जैसे एकदम शुगर के पेशेंट होते हैं, हाइपरटेंशन जिनको होता है, तो ये सारे लोग अगर अपना पैर जो है इस तरीके से रोज़ शाम को सोने से पहले कर दें तो उनको इतनी अच्छी नींद आएगी that in the morning they will wake up with like shiny face and very fresh. 2 सवाल इसमें है. पहला तो ये है कि this is applicable to everyone, as in even if you have blood pressure or something. ब्लड प्रेशर जिसका हाई है उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि हम सॉल्ट्स इतना नहीं डाल रहे हैं. बट अगर ब्लड प्रेशर है तो आई वुड प्रिवेंट इट. इफ़ इट इज़ हाई, लो है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा, हाई बीपी वालों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, बिकॉज वी आर वर्किंग विद सॉल्ट्स. एंड will this be beneficial also for those people? मतलब अब सब्सटेंस जैसे आजकल बहुत लेने लगे. सब्सटेंस से मेरा मतलब कैफीन भी है. हाँ, कैफीन भी सब्सटेंस है. हाँ, हाँ, अपने को स्टिमुलेट करने के लिए. हाँ, तो वो हेल्प करेगा. ऐसे लोगों की भी बॉडी टाइट हो जाती है. हाँ, ऐसे लोगों को भी जैसे कैफीन्स हैं, एनी फॉर्म ऑफ, जैसे अभी एक्सरसाइज के लिए भी बहुत सारे कैफीन रिलेटेड ड्रग्स आ रहे हैं, तो वो भी अगर ले रहे तो दिस विल हेल्प, because this will soften their muscles, this will help the nervous system to relax. क्योंकि वो नर्व एंडिंग जो हमारे पैरों में है वो पानी खींचेगा, और वो जहाँ जहाँ डिहाइड्रेशन, क्योंकि जहाँ कैफीन होता है वहाँ पे डिहाइड्रेशन होता है, तो जहाँ जहाँ डिहाइड्रेशन होगा वहाँ पे वो पानी जो है वो अपनी जगह बना लेगा. एंड दैट्स वाई इट क्रिएट्स दैट सॉफ्टनेस. जहाँ पे हार्डनेस होगी, जैसे अगर आप देखेंगे कि डायबिटिक के पेशेंट्स होते हैं तो उनके पैर की स्किन जो होती है वो बहुत हार्ड हो चुकी होती है फुट की, तो ये भी धीरे धीरे उसको हेल्प करता है. Is it possible to repair the brain without heavy medication? Yes. Yes.
through see stimulations that are happening right now, there are a lot of rehabilitation of the brain trauma that can take place. तो ऐसे 16 different therapies जो हम हमारे क्लिनिक में करते थे, अमृतम में करते हैं, कि जहाँ पे हम oriental medicines is one of them, but we also use lot of infrareds and you know we use a lot of light, we lot of music, fit touch therapies है, you know diet therapies है, movement therapies है, you know, so there are about 16 forms of different therapies जो movement और moment को दोनों को साथ में लेके emotional engagement हम ले आते हैं उस एक्टिविटी के अंदर. So उससे बहुत चेंज आता है बिकॉज हमारा डोमिनेंट ही एमिगडाला है. तो इसके लिए इन थेरेपीज के लिए आके रहना पड़ेगा आपके यहाँ या एक बार आके रहना? यस, फॉर अ मंथ इफ यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ क्रॉनिक इश्यूज. अगर छोटा मोटा इश्यूज है कि जहाँ पे ब्रेन फॉग आपने नोटिस करना शुरू किया, डिप्रेशन थोड़ा शुरू हुआ है, या आपको लगता है कि हाँ ये यू नो आई ओनली हैव लाइक 5 days, दैट ऑल्सो हेल्प्स बिकॉज एटलीस्ट शुरुआत तो करो. शुरुआत हो जाए, ठीक है. अब सिमिलरली पैरालिसिस, ऑटिज्म, एपिलेप्सी, पार्किंसंस, ये सब भी सर्जरी और हेवी मेडिकेशन के बिना इम्प्रूव हो सकते हैं आपके यहाँ? देखो पार्किंसंस के अंदर तो सर्जरी ही नहीं है. अच्छा, सर्जरी. ब्रेन के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, हाँ. उसकी कोई सर्जरी नहीं है. ये आप सोचो कि शॉर्टकट मार लेके हाँ भाई सर्जरी हो गई, थोड़े महीनों के बाद हम सही हो जाएंगे, नहीं. दिस एनी नर्व डिसऑर्डर, एनी ब्रेन डिसऑर्डर, एनी ऑफ दीज, वो उसमें सर्जरीज हो ही नहीं सकती है, उसमें कोई मेडिकेशंस ही नहीं है. ये स्टिम्युलेशन से ही हो सकता है, जिसको हम न्यूरोप्लास्टिसिटी की हम बात करेंगे कि न्यूरोप्लास्टिसिटी आजकल बहुत यू नो न्यूज़ में आ रहा है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी ये Understand what is neuroplasticity. Neuroplasticity is basically our brain creating new pathways. तो पाथवे तो पहले से होगा ना, तभी तो वो यूज़ कर रहा है. Right. अगर मानो कि आज हमारे हाईवे कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो ऐसा थोड़ी है कि जो पुराना हाईवे है वो बंद हो गया. There is a new highway that has been created, but it doesn't mean that there is no possibility of not working. अगर एक न्यूरो पाथवे जो है डैमेज हुआ है तो हम दूसरा न्यूरो पाथवे एक्टिवेट कर लेंगे, पर वो एग्जिस्टेंस में होना चाहिए. आप समझे कि अगर मानो कि किसी को एक्सीडेंट हुआ, राइट, सो देयर ब्रेन इज डैमेज, जहाँ पे स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ है. सो जो स्ट्रक्चरल डैमेज होता है उसको 6 से 8 साल लगते हैं उसको रिकवरी करने के लिए, पर जो नसें हैं वो नसें कभी भी हील नहीं होती. बस न्यू पाथवेज हम बना देते हैं और उससे बहुत अच्छी हीलिंग आ जाती है. So, ब्रेन की हीलिंग हो सकती है, रीजनरेशन यू सेइंग? रीजनरेशन इज पॉसिबल, बट ओनली इफ इट इज गिवन इनफ टाइम, 5 to 7 years inconsistently. ओके. एपिलेप्सी के लिए पॉसिबल है क्या नेचुरल ट्रीटमेंट? यस, वी हैव लॉट ऑफ केसेस. जैसे मेरे पास जितने भी केसेस आते हैं जहाँ पे यू नो अ चाइल्ड इज़ हैविंग 100 सीजर्स, 10 सीजर्स, 15 सीजर्स, यू नो डिपेंड्स, वेरिएबल होता है. सीजर्स भी जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं. अब डिपेंड्स कि स्ट्रक्चरल डैमेज की वजह से है या जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से है या स्ट्रेस की वजह से हुआ है, यू नो. सो ऑल ऑफ देम. और अगर हम अलग अलग सीजर्स को अलग अलग थेरेपी के थ्रू हम करते हैं तो बहुत कंट्रोल्ड हो जाता है. एंड इसमें डाइट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है. नेचुरल रोड मैप फॉर ब्रेन रिकवरी आफ्टर अ स्ट्रोक. आफ्टर अ स्ट्रोक, सी when the stroke happens, again I told you जो बकेट वाला है, पानी पैर आप रखिए उसमें डेफिनेटली. इसमें आप हाथ भी यूज़ कीजिए. जैसे एक हाथ में कोल्ड वाटर, फ्रीजिंग वाटर, अनदर हैंड हॉट वाटर, लाइक वार्म, मतलब वो हाथ रख सके, जल ना जाए, उतना गर्म होना चाहिए. ठीक है, ब्रेन को कॉन्ट्राडिक्टरी सिग्नल्स भेजना. हाँ, अच्छा, ठीक है. सो व्हेन यू डूइंग दैट, ये पैरों में भी करना है. ठीक है, एक पैर जहाँ पे हम ठंडा यूज़ कर रहे हैं, नीचे वाला पैर जो होगा, मानो कि लेफ़्ट के अंदर मैं ठंडा पानी यूज़ कर रही हूँ, तो उसके लेफ़्ट पैर में मैं ठंडा पानी यूज़ करूँगी.
and opposite on the other side, right? When I will do that, वो stroke patient धीरे धीरे उसका muscle twitch होने लगेगा, and when that twitching starts happening, the activity starts happening in the body. Okay. इतना सिंपल सी बात है, हम इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस ले आते हैं कभी कभी कि दवाइयाँ, ये दवाइयाँ दो, वो दवाइयाँ दो. दवाइयाँ अपनी जगह पे ज़रूर देना चाहिए, बट दीज काइंड ऑफ नर्व स्टिमुलेशंस, एक सिंपल सी चीज़ अगर हम कर लेते हैं तो भी उस पेशेंट को जिसका बॉडी स्ट्रोक के बाद टाइट हो जाता है, उसको बहुत रिलैक्सेशन मिलता है. What role can Oriental medicine play in Parkinson's and Alzheimer's? अल्जाइमर्स बहुत अलग है, पार्किंसंस अगेन वेरी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये. पार्किंसंस के अंदर क्या होता है कि जो हमारा माइलिन शीथ होता है, उसका जो प्रोटीन कवर होता है वो बनना बंद कर देता है. ठीक है, माइलिन बनना बंद हो जाता है, तो वो धीरे धीरे नसों को एक्सपोज कर देता है, राइट. तो जैसे कंडक्टर होता है ना, जैसे इलेक्ट्रिक वायर है, उसके ऊपर हम ब्लू कलर का, कभी येलो कलर का कवर देखते हैं, कभी रेड कलर का देखते हैं, डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी. वैसे ही हमारे नर्वस सिस्टम में भी ऐसे कवर है. ठीक है, अब वो कवर बनना बंद हो गया तो वो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, एक्सपोज हो गया, आप कभी भी झटका लग सकता है. सो व्हाट इज़ पार्किंसंस? वो झटके ही लग रहे हैं. अगर आप देखते हैं वो बंदा जो है वो उसका हिलता रहता है, हाथ हिलता है, कभी पैर हिलता है. धीरे धीरे क्या होता है, जब वो कांस्टेंट मूवमेंट में हो रहा है तो ये मसल्स जो होते हैं टाइट होने लगते हैं बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट स्ट्रेस. ठीक है, अब हम जब इसके ऊपर मानो एक्यूपंक्चर हम यूज़ करते हैं. नाउ व्हाट डज एक्यूपंक्चर डू? It stimulates the energy system, the chi energy, the yin and yang. Now yin and yang both are negative and positive energies. Now इस chi energy को मानो कि जहाँ पे stagnant हो गया है वो electric current जो है because of the muscle जो tight हो गया, अब उसको मैं stimulate दे रही हूँ. What is the needle? Needle आता है copper, ठीक है, steel. What are these? The semiconductors of electricity. हम भूल जाते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी है. ठीक है, अब वो सेमी कंडक्टर्स मैं अंदर डाल रही हूँ. आई होप आई एम मेकिंग यू गाइज अंडरस्टैंड इन अ वेरी सिंपलिस्टिक वे. तो अगर कॉपर है तो कॉपर का अलग रोल है, स्टील का अलग रोल है, सिल्वर का अलग रोल है और गोल्ड का. तो इन चारों मेटल में अलग अलग नीडल्स आती है. नाउ इट डिपेंड्स कि मुझे कहाँ पे क्या एनर्जी यूज़ करनी है. तो अगर पार्किंसंस के अंदर देयर इज़ दिस पॉइंट ओवर हियर जो एनर्जी सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, राइट. तो वहाँ पे मैं नीडल डालूँगी तो उसका मूवमेंट शुरू हो जाएगा. ओके, ठीक है. सो साइंस एंड एनर्जी सिस्टम दे बोथ गो टुगेदर. कोई एक चीज़ नहीं है कि जहाँ पे साइंस तभी है जब एनर्जी है. बिना एनर्जी के साइंस हो ही नहीं सकता है. So that is for Parkinson's. Okay, so yes, we can work on that. There are several points जो हम stimulate करते हैं ब्रेन के अंदर. अगर जैसे हम ये टेम्परल लोब है, टेम्परल लोब को अगर हम लोग नीडल के थ्रू पेनिट्रेट करके हम वहाँ उस एरिया के अंदर हम स्टिमुलेट करते हैं तो उसकी भावनाएं जगती है. तो जब भावनाएं, स्मेल, all of those emotions are been triggered, वो ट्रॉमा उसका बाहर निकल जाता है. तो बॉडी का ट्रॉमा जो बाहर निकलता है धीरे धीरे उसकी बॉडी वर्केबल हो जाती है. और जिस फास्ट तरीके से, क्योंकि पार्किंसन के भी 3 स्टेजेस हैं, राइट. सो वो स्टेजेस 3rd तक आ जाता है, तब तक लोग जो है सिर्फ दवाई पे रहते हैं. सो आई वुड रिक्वेस्ट कि एनी पर्सन हुज गॉट पार्किंसन ऑन द फर्स्ट स्टेज वो तुरंत नेचुरल ट्रीटमेंट्स की तरफ जाए, ओरिएंटल मेडिसिन की तरफ जाए, ओरिएंटल थेरेपीज़ की तरफ जाए. उनको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं. ओके. एंड द सेकेंड इज़ अल्जाइमर्स. नाउ अल्जाइमर्स इज़ अ मेमोरी प्रॉब्लम. ठीक है, अब वो करता है सेंसरी के ऊपर. The one is Parkinson's, which is completely physical. Okay, this is mostly emotions. अब ये इमोशंस में अल्जाइमर्स के अंदर जब हम लोग पॉइंट्स देते हैं अराउंड हिपोकैम्पस एंड एमिगडाला, जो ये पीछे के पॉइंट्स हैं, ठीक है. तो जो नेक होता है, नेक के ऊपर
जस्ट अबाउट द स्कल, ठीक है, जब स्कल शुरू होता है वहाँ पे 2 पॉइंट्स होते हैं, उस पॉइंट्स को आप दबाओ रोज़, जैसे आई डोंट नो इफ़ आई कैन शो इट, बट अगर हम पकड़ के ऊपर की तरफ खींचते हैं, सो दैट पॉइंट इटसेल्फ विल क्रिएट स्टिमुलेशन इन द एमिग्डाला, ठीक है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे ये हम लोग, ये एरिया है पॉकेट, ठीक है। नाउ दिस 2 एरियाज आर वन ऑफ वेयर जहाँ पे आप बहुत सारा अपना गुस्सा, एंगर, वो हम गैदर करते हैं। सो व्हाट यू डू इज यू प्रेस ऑन बोथ साइड्स एंड यू ओपन इट एंड यू क्लोज. So what happens is you are releasing this tension. तो अगेन जिनको मेमोरी प्रॉब्लम है, जिनको चीज़ें याद नहीं रहती है, वो ये एक्सरसाइज रोज़ करे. इट्स वेरी पेनफुल इफ़ समबडी हु जो रात को दांत कचकचाता है, एंगर होते हैं, जो बहुत ज़्यादा टाइट जॉ रखते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न ऑफ मेमोरी लॉस. फिर थर्ड, दो व्हाट दे नीड टू डू इज़ ये एरिया से इफ़ दे टेक the whole finger all the way to the lower neck, ठीक है, collar तक की, you do that stimulation for around 10 in the first set, then you do 20 and then the last is 30. ऐसे repetition में 3 बार करना है. Okay. तो ये मेमोरी जो उसमें अल्जाइमर्स के ऊपर जो इफ़ेक्ट होता है कि एकदम से चीज़ें भूल जाना, राइट, कि पुरानी चीज़ें कुछ याद नहीं रहनी. अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, 2 डिफरेंट थिंग्स, अगेन लेट मी से दैट, क्लैरिफाई इट. तो अल्जाइमर्स के अंदर ये चीज़ ज़रूरी है कि बॉडी आपका लूज रहे, बॉडी एक्टिव रहे, बट नॉट टू मच ऑफ एक्टिविटी. जैसे उनको रनिंग नहीं करनी चाहिए ज़्यादा. दे शुड डू मोर ऑफ स्लो वॉक्स, दे शुड डू गार्डनिंग, दे शुड डू कुकिंग, दे शुड डू लाइक थिंग्स विच रिलैक्सेस देम. और डिमेंशिया वाले जो पेशेंट होते हैं उनको रनिंग करना चाहिए. सो ये चीज़ कोई समझ नहीं पाता अनलेस देर इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ डेटा दैट यू नो पीपल कीप इट. तो ये ज़रूर आप ध्यान रखिए कि अगर आपके पेरेंट्स अल्जाइमर्स के पेशेंट हैं तो दे शुड गो मोर टूवर्ड्स मेडिटेशन, स्लो योगा एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. ये बहुत हेल्प करता है बिकॉज ज़्यादातर अल्जाइमर्स आफ्टर 60 दिखता है, 50-60 में दिखता है. आपने सब तो बता दिया, थ्योरी आपने सब बता दी है. अब हमें कराना है इलाज. क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे क्लिनिक में, और कहाँ है ये क्लिनिक? सबसे पहले तो जो ध्यामृतम, राइट? यस. ये हम लोग दूसरी बार कर रहे हैं. हाँ जी. हमारे दर्शकों को पता नहीं होगा, हमने एक बार और कहीं और किया था ये. तो क्या क्या चीज़ें हैं जब आपके क्लिनिक में, जो कि देहरादून में है? हाँ जी. वहाँ पे क्या क्या हो सकता है और कैसे आपको रीच आउट किया जा सकता है? हालांकि वो डिटेल्स हम स्क्रीन पे भी चलाएंगे. So we सॉरी, एक लास्ट चीज़, sure, क्या किसी प्रकार की वेटिंग है कोई? yes, we only see patient through appointments. Because I'm always traveling majorly, wherever my appointments are booked, that's where I am traveling. So majorly जो हम लोग देखते हैं वो होता है न्यूरो डैमेज. ज़्यादातर हम लोग जो भी डिजीज़ रिलेटेड होती है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं. कुछ एक नाम जैसे जैसे वेस्ट सिंड्रोम हमने बात की थी, है ना. फिर पेरीवेंट्रिकुलर लुकोमलेशिया करके होता है जिसमें ब्रेन सेल्स जो है वो डेड होते हैं. फिर HIE है. सो सेरेब्रल पाल्सी, एनी चाइल्ड दैट इज़ अफेक्टेड थ्रू एनी ऑफ द ट्रॉमास ड्यूरिंग बर्थ और थ्रू जेनेटिक डिफेक्ट होता है, या मानो कि इंजरी हो जाती है. तो उन सारे चीज़ों को हम बच्चे और बड़ों में दोनों में देखते हैं. स्ट्रोक्स ऑल्सो वी टेक केयर ऑफ. कोमा पेशेंट्स को भी हम देखते हैं, है ना. और ऑल्सो पार्किंसंस, MND, all of these patients are seen over there. पर इसका यही अर्थ है कि हर चीज़ का क्योर है. और क्योर भी क्या, क्योर हम क्यों कहते हैं कि जो डिज़ीज़ के अंदर लिख दिया है कि ये जो है डिज़ीज़ ये आपका बढ़ता ही रहता है. ठीक है. अगर हम क्योर मतलब ये नहीं कि उससे आप छुटकारा पा दोगे, पर क्योर का मतलब ये है कि वो आगे बढ़ नहीं रहा है. वो भी अपने आप में क्योर है. बिल्कुल सही बात है.
क्योंकि जहाँ पे ये आपको डिबिलिटेटिंग लाइफस्टाइल देगा, अगर आपने सिर्फ मेडिसिन सिस्टम के ऊपर भरोसा किया तो वो आप एक जगह पे बैठ जाएंगे, बेड पे आप, एज इट ग्रोज इन टू योर बॉडी ऑफ डिजीजेस, यू विल जस्ट बी लाइंग इन बेड, यू वॉन्ट बी डूइंग एनीथिंग। तो जहाँ पे अगर वो आपको पता चला कि पार्किंसन हुआ है, मेरी मदर का हाथ हिल रहा है या मेरा हाथ जो है शेक हो रहा है, तुरंत ट्रीटमेंट लेना शुरू करो, बिकॉज दिस नर्व डिसऑर्डर वो बहुत एक भयंकर तरीके से आगे बढ़ जाता है और आपको पता नहीं चलता है। So I would suggest that any of the neurological disorders we work with them, and उसका बहुत अच्छा results भी मिला है। Within 3 months, 3 to 6 months, you see a child जो पूरा body उसका stiff होता था, वो आराम से जो है वो खड़ा हो रहा है, walk कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है। तो ऑटिस्टिक पेशेंट्स भी आप? हाँ, ऑटिस्टिक लाइक आई सेड, यू नो, इट्स अ कांस्टेंट वर्क विद पेरेंट्स, बिकॉज उसमें हम डाइट चेंज करते हैं, उसमें भी ट्रीटमेंट होती है जो सेंसरी पे हम काम करते हैं। तो ऑटिस्टिक बच्चे भी हैं, फिर डिप्रेशन, you know, a lot of insomnia patients are coming, you know, a lot of them who are having sensory dispute, उसका भी हमें मिलता है। तो ये सारी जितने भी, मैं तो कहूँगी कि होलिस्टिकली हम लोग सारा पूरा बॉडी में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको हम रिपेयर कर सकते हैं थ्रू डाइवर्जन ऑफ एनर्जीज। जो स्टेगनेंट है उसको एक्टिव करना, और जो ओवर एक्टिव है उसको अंडर एक्टिव करके उसको स्टिमुलेशन में सही बैलेंस मिलाना। तो जिस डॉन को पूरी दुनिया पकड़ना चाह रही है उसको पकड़ने के लिए हम ये वेबसाइट जो नीचे दी है वहाँ पर जाएं, हाँ जी, कनेक्ट करें, हाँ जी, आपका अपॉइंटमेंट लें। हाँ, जैसे डॉन को पकड़ने के 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही थी, हाँ आपको तो पूरे दुनिया भर के बड़े बड़े लोग आपको ढूंढ रहे हैं। तो उसमें पर टाइम आप कह रहे हैं कि क्लिनिक पे आप देखते हैं। हाँ, बेसिकली मैं जो सिखाती हूँ, मैं एक ही चीज़ सिखाती हूँ कि आप खुद अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं, आप अगर खुद के ऊपर मेहनत करने के लिए रेडी हैं। क्या बात है। तो चैरिटी बिगिंस एट होम, उसी तरह इलाज ऑल्सो बिगिंस एट होम, वेयर द बॉडी इज़ द होम। सो अगर बीमारी हो गई है तो ट्रेडिशनल के साथ साथ जो होलिस्टिक हीलिंग पैटर्न्स हैं उनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ध्यामृतम एक वो जगह है जहाँ पर आप जाकर इन होलिस्टिक हीलिंग्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको हो सकता है इन चीज़ों को विश्वास करने में थोड़ा मुश्किल हो, तो अभी जाएं वेबसाइट पर, थोड़ा पढ़ लें इनके बारे में। साइड इफ़ेक्ट तो कोई है नहीं, चीज़ें हम ऐसी करा रहे हैं जो आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट ही देंगे, नुकसान तो नहीं करेंगे। तो एक बार डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लेके बात करने में तो कुछ नहीं जाता है। अगर आप कुछ ऐसी चीज़ों से परेशान है जो अभी तक क्योर नहीं हो पाई हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन के ज़रिए, तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू गिव ऑल्टरनेट हीलिंग अ चांस। हमसे बात करने के लिए, हमसे संवाद करने के लिए, अपना समय देने के लिए और एनलाइटन करने के लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, बिकॉज आई थिंक एनी चेंज बिगिंस विद अवेयरनेस। Yes. So thank you for And talking thank to you us. for giving me this platform to come out and you know, talk about it, because we have you know, so much trust in only one One form. form. तो अब ब्रेन के अंदर तो वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो क्यों ना हम दूसरे मेथड्स को भी उतना ही रिस्पेक्ट दे, उतना ही ट्रस्ट दे कि हाँ इसके अंदर भी चेंज आ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपनी बॉडी को ट्रस्ट करें कि इट इज़ माई फ्रेंड, इट इज़ नॉट एन एनिमी। माई बॉडी इज़ द ओनली फ्रेंड हु इज़ गोइंग टू बी देयर अंटिल माई लास्ट ब्रेथ। सो लेट्स स्टार्ट ट्रस्टिंग द बॉडी, दैट इज़ व्हाट गेट्स अस द रिकवरी। इतना खूबसूरत सिस्टम बना के दिया हुआ है तो उसको ट्रस्ट भी कर ही लें। हाँ जी, इतना खूबसूरत सिस्टम बना हुआ है कि हर चीज़ एक रिदम में चल रही है, हर चीज़ जो है एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, बड़ी खूबसूरती के साथ। राइट। तो आई एम श्योर वो अपने आप को हील करने में भी सक्षम है। नहीं, सक्षम नहीं, वही करता है, उसका काम ही वही है। दिस इज व्हाट यू नो, आवर बॉडी इज नॉट आवर एनिमी, आवर बॉडी इज आवर ओनली फेथफुल फ्रेंड। एंड ये चीज़ जैसे आपने कहा कि you are coaching people in certain ways that they start listening, right? तो आप
अपनी बॉडी को सिखा रहे हैं, बस इतना बॉडी को तो आता है, बस उसको ट्यूनिंग करना है कि करना क्या है, बस यही चीज़ हम रह गए हैं कि हमने ट्यूनिंग करना छोड़ दिया है. And that's when, we, people like us, Yeah. who are working in this field, we do. So thank you for having me here. And Thank you very much. Thank you very much. And now looking forward to doing this Samvad in Mussoorie. yes, at some point. At some yes, point. and having the scones. Yes, absolutely. Yes. Thank you, Doctor. Thank you. so much. Thank you, Vijay.